चलिए, तो हम बात कर रहे थे फोर्थ रेवोल्यूशन ओके लाइफ केयर फ्यूचर मार्केट किंग। मतलब ओके लाइफ केयर फ्यूचर में मार्केट की किंग बनेगी, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए, एक रेवोल्यूशन आया था और वो रेवोल्यूशन था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जब विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर आई और लोग इस व्यापार को सपने पूरे करने का व्यापार बोला करते थे और इंटरनेशनल कंपनियों का मार्केट में एक दबदबा था। उस समय इंटरनेशनल कंपनियों में बहुत सारी कंपनियों ने सच में एक अच्छा बिजनेस इंडिया से निकाला और लोगों के दिमाग में एक चीज आने लगी और वो क्या थी? किट लो टिक लो। किट लेना और टिक लेने से जिंदगी बदल सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टाइम कंपाउंडिंग होता है। मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए थॉट बिल्ड होने लगी पहली रेवोल्यूशन में, जिसमें इंटरनेशनल कंपनियों का दबदबा था। सेकेंड रेवोल्यूशन आया, जिस रेवोल्यूशन में इंडियन कंपनियों ने एक अच्छी भूमिका निभाई। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट सच में इंडियन कंपनियों ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई और मार्केट में एक अपना प्रचार प्रसार किया कि नॉट ओनली इंटरनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनियां भी मार्केट में बढ़ चढ़कर काम कर सकती है। इसे हम सेकंड रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। यानी पहले इंटरनेशनल कंपनियां, देन इंडियन कंपनियां, और तीसरा रेवोल्यूशन आया। ध्यान देना, पहले और दूसरे रेवोल्यूशन में कई बार लोगों को एक बार डाउट होता था कि यार इसमें अचीवर ना सिर्फ विदेशी लोग होते हैं, क्योंकि विदेशी चेहरे इंडिया के अंदर सेमिनार करने आते थे और बताते थे हमने इससे गाड़ी ले ली, हमने इससे घर ले लिया, हमने इससे जहाज ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। इंडिया में अचीवर वाइज बात करें या इंडियन चेहरे की बात करें तो इंडियन चेहरा एज अ अचीवर नहीं था। द थर्ड रेवोल्यूशन, जिस रेवोल्यूशन के अंदर इंडिया के चेहरे अचीवर बनने लगे और लोग ये जरूर बोलने लगे कि हाँ यार पैसा आता है अगर टीम बन जाए तो। लोग ये बोलने लगे कि अगर कंपनियों में पहले आईडी लग जाए तो पैसा आता है। ये थर्ड रेवोल्यूशन, यानी एक दौर चला जहां लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है वो ये जरूर बोलते थे कि हाँ पैसा तो बहुत आता है लेकिन ना मेरे बस की नहीं है, या इसमें पैसा तो 1.5 सियाने लोग बनाते हैं, या बड़े चतुर लोग, या बोलना बहुत आना चाहिए। यानी थर्ड रेवोल्यूशन में लोगों ने थोड़ा बहुत इसे एक्सेप्ट किया कि दिस इज द राइट way to earn a big money without investing a big income, yeah, bigger money, right? The very important part now, the fourth revolution what? तीन रेवोल्यूशन तो पता थी, ये चौथा रेवोल्यूशन क्या है? इन तीन रेवोल्यूशन के अंदर हर कंपनी की एक अपनी स्ट्रैटेजी थी। ध्यान देना, इंटरनेशनल कंपनी की एक अलग स्ट्रैटेजी थी, इंडियन कंपनियों की एक अलग स्ट्रैटेजी थी और अचीवर बनाने वाली कंपनियों की एक अलग स्ट्रैटेजी थी। ध्यान देना, why okay life care is future market king, will be future market king? The reason behind that, right market strategy, वो क्या है अब ये इसको भी डिस्कस करूंगी। राइट टाइम, वी स्टार्ट इन 2016। मैं सिर्फ अगर इंडियन कंपनियों की बात करूं तो इंडियन कंपनी में 1995 की एक कंपनी जो मार्केट में एक अच्छा और बड़ा बेहतरीन काम कर रही है। सन 2000 में आई कंपनी मार्केट में सच में एक बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर सन 2004 में आई कंपनी एक अच्छा काम कर रही है। फिर सन 2008 के बाद 2016 एक भी इंडियन जनरेशन प्लान मार्केट में अपना एक अस्तित्व बना पाई और कोई भी नहीं है। 2016 और 2008 के बीच लगभग 8 साल का वैक्यूम, माय डियर फ्रेंड, 8 ईयर का वैक्यूम जिसे फिल किया है आपकी कंपनी ने। जहां बैठे हो वहां ताली बजा सकते हो इस कंपनी के लिए। राइट नाउ वी आर अ बिग कॉम्पिटिटर टू एनी वन एथिकल कंपनी। बाकी बहुत सारी कंपनी आएंगी, सबसे कंपटीशन आपको करना भी नहीं। टॉक अबाउट एथिकल कंपनी जो एथिक्स के साथ काम करती है। राइट टाइम पर आए, यानी 8 साल तक एक वैक्यूम था, 8 साल तक एक गैप था। कोई एक बेहतरीन कंपनी एथिक्स के साथ कोई नई चीज लेकर नहीं आ पाई थी। राइट पॉलिसीज के साथ में आईडी ट्रांसफर ना करना, ऐसी कंपनी होना जिसमें डाउनलाइन ही आएगी, कोई अपलाइन नहीं आएगी। ऐसी मार्केट में बड़ी सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो इस पॉलिसी को सही पॉलिसी मानते हैं। सीरियसली चैट में मैं जवाब चाहूंगी इस समय, जिन कंपनियों के अंदर डाउनलाइन नहीं
आपकी अपलाइनें आती हो आपकी ज्वाइनिंग के बाद, आपको क्या लगता है, क्या वहां आपका फ्यूचर ब्राइट होगा? जिन कंपनियों में आपकी डाउनलाइन नहीं, आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपकी अपलाइन आती हो आपकी ज्वाइनिंग के बाद, मींस योर ज्वाइनिंग डेट इज, एक एग्जांपल 4 अप्रैल 2020, और कल कोई एक अपलाइन आ जाता है जिसकी ज्वाइनिंग है 4 अप्रैल 2021, मतलब 1 साल बाद आया हो बंदा, आपका अपलाइन बन जाता है। वाह, व्हाट अ पॉलिसी। और बहुत सारे शानदार लीडर बोलते हैं मैडम ये तो चलता है। मैंने कहा इसीलिए ऐसी कंपनी नहीं चलती, ये तो चलता है लेकिन कंपनी नहीं चलती। फिर उस कंपनी में जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ गद्दारी होती है, उन लोगों के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। राइट पॉलिसीज। आइए राइट प्रोडक्ट की बात करते हैं। मार्केट को नीड क्या है, किस तरीके की प्रोडक्ट की नीड है, राइट प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करना, लगातार R&D के साथ बात करूंगे। विद राइट मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, भले हम 4 साल की कंपनी हो बट हमारा मैनेजमेंट 20-20 साल 25-25 साल पुराना है माय डियर फ्रेंड। इट्स कॉल्ड द राइट मैनेजमेंट। लेकिन यहीं तक नहीं, कुछ और बातें करते हैं। जो मैंने बोला था आपको कि चलिए बात करते हैं हिस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ओके लाइफ केयर का, साथ में ओके लाइफ केयर का कैसे जन्म हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्यों हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन रहे हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हिस्ट्री समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। या जितने न्यू कमर्स हैं इस मीटिंग के अंदर, या ओके लाइफ केयर उनकी फर्स्ट कंपनी है, या बहुत सारे हमारे लीडर ऐसा काम कर रहे हैं हमारे साथ में, कोई 2 साल कोई 3 साल से, कई बार हमें इंडस्ट्री की हिस्ट्री नहीं पता होती। अपनी कंपनी की हिस्ट्री तो फिर भी पता होती है, लेकिन इंडस्ट्री की हिस्ट्री नहीं पता होती, तो कोई भी व्यक्ति हमारा फुद्दू बना के चला जाता है, पागल बना के चला जाता है, फिरकी लेके चला जाता है। तो आपको इस इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते ये परम कर्तव्य है कि आपको इस इंडस्ट्री का हिस्ट्री पता होना चाहिए। मैं अगर बात करूं, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री 70 साल पुरानी है। ये कोई आज का इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई कल का शुरू हुआ काम नहीं है। 70 ईयर सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री धूम मचा रही है, जिसमें सबसे बेस्ट अगर इस समय कोई कंट्री काम कर रही है तो वो कंट्री है चाइना। हालांकि इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी यूएस से, जिसने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, आज वो इस इंडस्ट्री में आगे नहीं है टर्नओवर वाइज, अचीवर वाइज। आज कौन सी कंट्री आगे है? चाइना। और माय डियर फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत प्लस बात है। पता है क्यों? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों से जुड़ा हुआ व्यापार है, जहां ज्यादा लोग होंगे वहां इसके पनपने के ज्यादा चांस होंगे। जबकि यूएस की कंपनियां हर जगह लीड कर रही हैं। यूएस की कंपनियां आपको हर कंट्रीज के अंदर मिल जाएंगी। सबसे पुरानी कंपनियां यूएस की होती हैं, राइट? चाहे आप एवॉन उठाएं, चाहे आप एम्बे उठाएं, राइट? ये सभी कंपनियां यूएस की कंपनियां हैं। जब चाइना ने फिर कैसे इसमें जो है अपनी भूमिका इतनी शानदार निभाई, सबको बीट करते हुए कंट्री आगे आ गई। पता है कारण? पॉपुलेशन वाइज वो कंट्री सच में बहुत शानदार है। तो आपके लिए प्लस क्या है, जरा चैट में जवाब दो। पॉपुलेशन वाइज चाइना बहुत आगे है, ये बहुत बड़ा कारण है चाइना का इस इंडस्ट्री में सभी कंट्रियों को बीट करना। इंडिया का भी सबसे प्लस ये है, ये पॉपुलेशन है। ये हमारा नेगेटिव नहीं है, ये हमारा प्लस है डियर फ्रेंड। यूएस में 15-15 किलोमीटर कई बार चलना पड़ता है, तब जाके कोई एक परिवार को प्लान दिखाने जाते हैं लोग। 15 किलोमीटर पे भी मिला तो कोई 10 परिवार, 15 परिवार, 20 परिवार, 25 परिवार, कई बार इतने दूर दूर में छोटे छोटे 8-10 फैमिली या 20-25 फैमिली ऐसे बसी होती है। कई बार ऐसा भी है यूएस के कुछ जगहों पर, कुछ प्लेस पर। म्यूट योरसेल्फ। हमारा कोई को होस्ट का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और अगर कोई दूसरा को होस्ट है तो इस चीज को ध्यान दे, किसका माइक ऑन है उसको वो बंद करवाएं। इंडिया में 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। इंडिया के अंदर इन 25 साल के अंदर 2 तरीके की कंपनियों ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। द वन इज इंटरनेशनल कंपनी, सेकंड वन इज इंडियन कंपनी।
लेकिन इनमें भी बड़ी खूबी पता है क्या है, पिछले 10 साल के अंदर इंडियन कंपनियों ने इंटरनेशनल कंपनियों को टर्नओवर वाइज और अचीवर वाइज बीट किया है इन इंडिया। मैं इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ इंडिया लेवल की। पिछले 10 साल के अंदर देखो, मैं हिस्ट्री बता रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, 70 साल ओल्ड है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चलते हो गए 25 साल। 25 साल से जब से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, तब से दो तरीके की कंपनियां इंडिया में लीड करती हैं। वन इज इंटरनेशनल कंपनी और सेकेंड वन इज इंडियन कंपनी। लेकिन पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, यानी 25 साल में पिछले 10 साल इंडियन कंपनियों ने, चाहे वो टर्नओवर की बात हो चाहे वो अचीवर की बात हो, इंटरनेशनल कंपनियों को बहुत शानदार कंपटीशन दिया है। इवन अचीवर वाइज मैं बात करूं तो अचीवर्स इंडियन कंपनी में ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्या लास्ट 3 साल में ओके लाइफ केयर ने किया, जिसमें जो 10 टॉप कंपनियां इंडिया में लीड कर रही थी, उन कंपनियों से कुछ ज्यादा फास्ट ग्रोथ अचीवर्स, वो भी एथिक्स वाइज। ध्यान देना, मैं बार बार बोलती हूँ, विदाउट हेलीकॉप्टर एंट्री। एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में डाउनलाइन ही आती है, आपके नीचे आपका कोई अपलाइन नहीं आता है, यानी कल का आया हुआ व्यक्ति कभी आपके ऊपर अपलाइन में नहीं आएगा। और ऐसे कई लीडर मेरे से शर्त लगा चुके हैं माय डियर फ्रेंड, और आज तक वो शर्त लगाकर मुझसे मिले नहीं है। शर्त तो वो ऐसे लगा के जाते हैं कि कल वो किसी के ऊपर आईडी लेकर आएंगे और मेरे से मिलेंगे, सोनम जी कल मिलेंगे, कल देखना मैं मिलता हूँ। मैंने कहा भाई मिल ले, कॉल कर लेना, और आज तक कॉल नहीं आई उनकी। जितने पापड़ बेलने होते हैं लगा लेते हैं। मैं बोल रही हूँ कंपनी के टेबल पर ले जाकर करोड़ रुपए भी रख देंगे ना, और बोलेंगे सोनम के ऊपर आईडी दे दो, या अभय पाठक जी के ऊपर आईडी दे दो, या ब्रिजेश द्विवेदी जी के ऊपर आईडी दे दो, या कृष्णा विवेक जी के ऊपर आईडी दे दो, भूल जाए वो आईडी नहीं मिलने वाली। और ऐसी कई कंपनियां हैं जो हमें अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं, हालांकि ये बड़ा प्लस पार्ट है, हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते, लेकिन कुछ कंपनियां हमें अपना कॉम्पिटिटर मानती है और बोलती हैं हम भी एथिकल। किस बात के एथिकल भाई? उन कंपनियों में छोटी सी लड़ाई नहीं करता एक डाउन लाइन, और उस डाउन लाइन को उसकी अपलाइन बना दिया जाता है। माय गॉड, सोचो। और वो अपने एथिकल होने का ढिंडोरा पीटते हैं। खैर नहीं, वे आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंटरनेशनल कंपनी के फीचर क्या होते हैं, ध्यान देना मैं क्या बात कर रही हूं अभी। जैसा मैंने अपने टॉपिक पे लिखा था, इंडस्ट्री फेज, तो मैंने बात करी पहले हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें सबसे पहले इंडिया में किस तरीके की कंपनी आई। प्लीज चैट में जवाब दो और पता चलेगा कितने लोग एक्टिव है इस मीटिंग के अंदर, और कितने लोग सिर्फ मीटिंग को सुनने का नाटक कर रहे हैं। आई होप कि लोग मीटिंग सुनने का नाटक नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहली कौन सी कंपनियां इस इंडस्ट्री में आई, प्लीज जवाब दें चैट पर, मुझे अब जवाब चाहिए। इंटरनेशनल, यस वी कैन से इंटरनेशनल। जो मैक्सिमम एक अच्छी कंपनियां और अच्छी कंपनियों ने मार्केट में एक बड़ी भूमिका बनाई, तो फर्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कंपनियां थी जिन्होंने मार्केट में एक अच्छी भूमिका बनाई, मार्केट में लोगों को सिखाया हाउ दे बिल्ड इट एंड व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आइए बात करते हैं। और थैंक यू, ये कंपनियां आई बिकॉज मदर यही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मदर कंपनियां हैं ये, जिन जिनके आप नाम ले रहे हैं, दे आर दी मदर कंपनी, जिन्होंने काम करना सिखाया हम इंडियंस को कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में काम किया जाता है। ओके, आइए बस स्टॉप द चैट प्लीज, नाउ स्टॉप द चैट प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ इंडिया में सबसे पहले इंटरनेशनल कंपनियों ने एक अपना दबदबा, एक अपना अस्तित्व, एक अपना वर्चस्व बनाया। कारण यस, दे आर गुड इन क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट थे इनके, एक स्टेबल बिजनेस प्लान के साथ चलते थे मार्केट के अंदर। इनके प्लान में जो चेंज है, तब्दीली आई है, बड़ी मुश्किल होती है। प्लीज स्टॉप द चैट राइट नाउ, प्लीज स्टॉप द चैट। थैंक यू सो मच। अभी कंपनियों के नाम नहीं पता करने, प्लीज फोकस ऑन मीटिंग। थैंक यू सो मच। तो क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट के बाद में स्टेबिलिटी,
इनके बिजनेस प्लान के अंदर, यानी ये आए दिन। प्लीज चैट रोक दें, प्लीज मेरी बात को मान लें। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ अभी चैट नहीं करेगा कोई। जब मैं बोलूं चैट रोक दीजिए, तब आपने चैट रोकनी है। यस में भी जवाब नहीं देना, यस में भी जवाब नहीं देना। मैंने बोला चैट स्टॉप मीन्स स्टॉप, डोंट से यस, ओके। चलो, और जो उसके बाद भी चैट पर जवाब दे रहे हैं, को होस्ट प्लीज, आपको क्या करना है, यू नो, लीव इट। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, स्टेबल बिजनेस प्लान, and they are good in education system, and thank you, and proudly I announced it कि मैंने 6 साल एक इंटरनेशनल कंपनी में काम किया। 6 ईयर मैंने इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम किया, और यस, यही कारण है कि कुछ संस्कार वहां से सीखे। लोगों को कैसे बात करना है, किस तरीके से बैठना चाहिए, कपड़े किस तरीके से पहनने चाहिए, राइट। बहुत भद्दे कपड़े नहीं पहनने हैं, राइट। बहुत ज्यादा इस तरीके से कपड़े नहीं पहनने की मतलब अच्छा ना लगे किसी को। सिंपल सोबर कपड़े पहनने हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी। बहुत सारा दिखावा नहीं करना है आपने। लोगों को कैसे कनेक्ट रखना है, होम मीटिंग कैसे करनी है, मीटिंग के लिए इनविटेशन कैसे करनी है, उसके बाद अगर आपका कोई कॉल ना उठाए तो उससे कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों को रिलेशन बना के रखना है, वो आपकी बात ना सुने तो भी किस तरीके से जवाब देना है कि सामने वाले से एटलीस्ट आपके रिलेशन मेंटेन रहे। थैंक यू कि मैंने इंटरनेशनल कंपनी में काम किया और ये सारी चीजें वहां से सीखी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इन सब लोगों के साथ एक चीज बहुत प्लस थी, स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट था। कारण 70 साल से ये लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, तो जो इनके पास मैनेजमेंट थी ना, वो सच में स्किलफुल थी और एक्सपीरियंस था उनको। और सबसे मजे की बात ये थी कि वर्ल्ड वाइड इन लोगों का नेटवर्क होता था, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी पर बहुत कम डाउट होता था लोगों को कि ये कंपनी नहीं चलेगी या ये कंपनी भाग जाएगी। तो मुझे बताते ना, इतने सालों से इतनी देशों में चल रही है, इतने देशों में चलते हुए इतने सिटी में चल रही है, इतने देश और इतनी सिटियों में चलने के बाद अब ये आपकी कंट्री में, आपके सिटी तक आ गई, सिटी में आपके घर तक आ गई, तो अब बताओ चलने का नाम क्या होगा भाई? इसे चलना ही तो बोलते हैं। तो ये चीजें लोगों को स्टेबिलिटी शो करती थी उन कंपनियों की। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सीरियसली इनके ऑफिस जाने के बाद बड़ी खुशी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा, और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये इंटरनेशनल कंपनियों के सच में बेस्ट फीचर है। किसी भी इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिस उठा लो, किसी भी इंटरनेशनल कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर उठाओ, स्टाफ देखो, बिजनेस प्लान देखो, एजुकेशन सिस्टम देखो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब ये फीचर्स हैं इसके। उसके बाद भी इंटरनेशनल कंपनियां स्ट्रगलिंग कर रही हैं और इंडियन कंपनियों ने बीट कर दिया। द कारण, द रीजन बिहाइंड दैट, सबसे पहला कारण, कुछ एक आध कंपनियों को छोड़कर इन लोगों की बास्केट बड़ी छोटी होती है। क्या होती है? बास्केट बड़ी छोटी होती है। 8, 10, 15, 20, 50 इस प्रोडक्ट तक ये लोग खत्म हो जाते हैं। कारण आप खुद सोचो, अगर आपको कोई व्यापार शुरू करना हो और एक आपका दोस्त यूएस में रहता है और आप इंडिया में, और इंडिया में भी आप दिल्ली में रह रहे हैं। अब दिल्ली में कोई बिजनेस शुरू करना है, आपके यूएस वाले दोस्त के दिमाग में भी आया और आपके दिमाग में कि दिल्ली में बिजनेस शुरू करना है। किसके लिए दिल्ली में बिजनेस करना आसान होगा? यूएस वाले के लिए या दिल्ली वाले के लिए? अब चैट में जवाब दो प्लीज, अब चैट में जवाब दो। किसी को दिल्ली में काम शुरू करना है, एक व्यक्ति दिल्ली का ही है और दूसरा व्यक्ति यूएस का है। किसको अब दिल्ली में बिजनेस आसान करना होगा, काम करना आसान होगा? ऑफ कोर्स इन दिल्ली, दिल्ली वाले को दिल्ली में करना आसान होगा। कारण वहां के लोगों को जानता होगा, वहां के कल्चर को जानता होगा, वहां के प्लस जानता होगा, वहां के माइनस जानता होगा। लोकल का बंदा होगा तो उसे ट्रैवलिंग में इश्यू नहीं होगा, एक महीने भी उसी एरिया में रहेगा, उसको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। यूएस वाला आएगा, उसको बहुत सारे झंझट देखने पड़ेंगे। सेम एज इट इज, ऐसा नहीं है कि बड़ी बास्केट ये लॉन्च नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मतलब बाहर विदेश से फिर इंडिया में लाना, फिर उस प्रोडक्ट में कस्टम ड्यूटी एंड ऑल और मार्केट के इतने सारे सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या उसको लाना होगा। प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ, स्टॉप इट। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल चैट के लिए। इससे पता लगता है कि आप मीटिंग के अंदर हो। रियली थैंक यू। नाउ द पार्ट, स्मॉल बास्केट साइज। ये अपनी बास्केट को जल्दी से बड़ा नहीं कर पाते, ये इनकी पहली कमी, जिस कारण इन्हें स्ट्रगलिंग करना पड़ा।
मैक्सिमम ये लोग हेल्थ केयर और पर्सनल केयर का सेक्शन लेके आएंगे। बाथिंग के लिए साबुन नहीं, बाथिंग के लिए लिक्विड। अभी इस मीटिंग के अंदर भी तकरीबन मान लू मैं एक एग्जांपल 1000 लोग हैं, 1000 में से अगर मैं बात करूं कि बॉडी वॉश से कितने लोग नहाते हैं, तो 2 4 5 लोगों को छोड़कर 98% साबुन से नहाते हैं। और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां जिसके अंदर नहाने का साबुन ही नहीं है, नहाने का लिक्विड मिलता है उनके पास। और जिस कंपनी के पास नहाने का साबुन मिलता है तो उसकी कॉस्ट मार्केट से ज्यादा होती है। तो हेल्थ केयर और पर्सनल केयर का सेक्शन ये लाए तो, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा बेस्ट, जिसमें इंडिया के लोगों को उस प्रोडक्ट को देने के लिए आधे आधे घंटे प्रोडक्ट की कहानी बतानी पड़ती है। और मान लो किसी को क्वालिटी समझ में भी आ गई, उसको हमारा प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, तो तीसरा सेक्शन है हाई प्राइस, यहां पर आकर बेचारा परेशान हो जाता था। अब हाई प्राइस कैसे हैंडल करे? फिर वो हाई प्राइस को क्यों हम वैल्यू फॉर मनी है, डेमो की प्रक्रिया शुरू हुई। और अब शुरू हुआ साबुन से, जो कुछ कंपनियों ने साबुन दिया, साबुन से बीटाडीन धोने की प्रक्रिया। कई बार समझ नहीं आता कि उसी बीटाडीन को आप साफ करते हो सप्लीमेंट से, ये बोल के कि किसी में डाल के कि बीटाडीन आपकी बॉडी में जा रहा है। पहली बात तो बीटाडीन पीता कौन है? दूसरा, सप्लीमेंट से उस बीटाडीन को साफ करने के बाद आप ये बताते हो साबुन को बीटाडीन से साफ करके, यानी पानी में आपने बीटाडीन डाला, अपना साबुन घोला और बीटाडीन साफ हो गई। अब आप बोलते हो देखो ऐसे गंदगी साफ करता है। पहले तो बॉडी में बीटाडीन लगाता कौन है और बीटाडीन पीता कौन है, और बीटाडीन को साफ करके साबुन और सप्लीमेंट से दिखाया जाने लगा। ये गलती नहीं है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये एक प्रयास था लीडरों द्वारा। तो सैल्यूट टू इंडियन लीडर। कहते हैं ना दिमाग बहुत काम करता है। बोला इंडिया में सबसे बढ़िया क्या चलता है? जुगाड़। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लीज डोंट यूज द, अभी ये देखो को होस्ट की ड्यूटी है, कोई भी गलत वर्ड यूज कर रहा है प्लीज लेफ्ट करो मीटिंग के अंदर से उसको। नाउ मैं बात कर रही थी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट दोनों आप बीटाडीन से साफ करो। ना बंदा बीटाडीन खाता, ना बंदा बीटाडीन लगाता। और अगर बीटाडीन इतनी गंदी है तो वो चोट पे क्यों लगाई जाती है, आप खुद सोचो। लेकिन अपने प्रोडक्ट को, लेकिन अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताने के लिए, वैल्यू फॉर मनी बताने के लिए, हमारा प्राइस हाई क्यों है, इसे समझाने के लिए लीडर द्वारा ये अपनाए गए कुछ, इसे मैं अगर वर्ड बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, हथकंडे थे। गलती नहीं थी। अगर वो ये सब चीजें ऐड ना करते तो शायद ये बिजनेस कर ही ना पाते। और दिमाग है ना, कहते हैं कोई भी चीज आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर ना पाए। जब आप अपने दिमाग को बोलते हो मुझे ये करना है, मुझे करना है, तो दिमाग ही आपको आइडिया देने लगता है। तो ऐसे कुछ लीडरों के दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने डेमो की प्रक्रिया शुरू की। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओल्ड आउटडेटेड बिजनेस प्लान। अभी जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां थी, कोई डिजाइन है 1959 की, कोई डिजाइन है 1960 का, कोई डिजाइन है 1950 का। अब जो ये प्लान इतने पुराने पुराने डिजाइन है माय डियर फ्रेंड, आप खुद सोचो उस जमाने में किसी के पास साइकिल भी होती थी ना तो बहुत बड़ी बात थी। मेरे पापा उस दिन बता रहे थे कि बेटा जिस जमाने हमारी शादी हुई थी ना, उस जमाने में अगर साइकिल और घड़ी मिलती थी ना किसी को, और रेडियो, तो ना ये बोलते थे वाह क्या दहेज मिला है शादी में। मतलब आप सोचो आज अगर ये किसी को दहेज मिले तो बंदा कहेगा दहेज ही ना देते तो अच्छा है, हालांकि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज ये दहेज मिले तो लोग बोलेगा ये क्या दिया है। उस जमाने में साइकिल, घड़ी और रेडियो, हमारे पिताजी बोलते थे ये मिलता है तो उसको बोलते थे वाह बहुत बढ़िया शादी हुई है, बहुत शानदार शादी हुई है, ऐसा। तो हर डिकेड पे चीजें चेंज हो जाती हैं, हर 10 साल 20 साल में चीजें बदल जाती हैं। सेम वो जो प्लान है ना, वो प्लान आउटडेटेड हो गया। मैं ये नहीं कहूंगी वो प्लान खराब है, वो प्लान आउटडेटेड है। उस जमाने के अकॉर्डिंग वो प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन आज साइकिल का नहीं, आज बुलेट का जमाना, कार का जमाना है। तो इस जमाने में चीजें अपडेटेड चाहिए, और बिजनेस प्लान इनका आउटडेटेड था। और ये प्लान चलते थे पार्ट टाइम, ध्यान देना क्या चलते थे, पार्ट टाइम। लोग अपने काम के साथ करते थे एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। आज इंडिया जैसे देश में अगर आप देखें तो यहाँ पर यूथ है, जिन यूथ में कई, और अगर मैं बात करूं चलो 20 साल पहले की, तो 20 साल मैक्सिमम लोग अपना काम कर रहे हो, काम के साथ इस इंडस्ट्री को अपनाते थे। इंडिया की बात ले लो, उस समय पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते नहीं थे, जो काम मिलता था वो काम कर लेते थे। आज पढ़ा लिखा बच्चा, उसे नौकरी मिलती तो है, लेकिन अपने ही फील्ड की नौकरी खोजने के कारण कई बार उसे एक एक दो दो तीन तीन महीने खाली बैठना पड़ता है। चार चार पांच पांच छह छह जगह इंटरव्यू देने के बाद शायद उसको फिर नौकरी मिलती है।
कारण अपना फील्ड खोज रहा होता है, वो अपने फील्ड को लगातार खोज रहा होता है कि मुझे मेरे फील्ड में जॉब मिल जाए। यानी पढ़ा लिखा बच्चा होने के कारण मार्केट में जॉब की कमी हो गई, अपने फील्ड की नौकरी खोजने के कारण। अब इस तरीके के बच्चों को पार्ट टाइम नहीं, शुरू में ही थोड़ी सही इनकम चाहिए होगी, और वहां बात करते थे 2 से 5 साल। इन शॉर्ट में बात करूं तो प्लान को थोड़ा सा अपडेटेड बनाना था, जो ये नहीं किए। ये कारण है इनके स्ट्रगलिंग करने का, और यही कारण है इंडियन कंपनियों का सफल होने का। रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ इंडियन कंपनीज, ये ऊपर वाले 4 कारण इंडियन कंपनियों को सफल बना गए। कैसे बना गए, आओ बात करती हूँ। इंडियन कंपनीज के बेस्ट फीचर, इनके पास बिग बास्केट थी। यानी जब ये प्रोडक्ट लेके आए ना, तो प्रोडक्ट में ये लोग चाय पत्ती लेकर आए, कुकिंग ऑयल लेकर आए, मसाले भी लेकर आए, नहाने का साबुन भी लेकर आए। मीन्स बास्केट को बड़ी किया, और उस बास्केट में भी एफएमसीजी और डेली यूज होने वाली चीजों का डाला। ध्यान देना, सप्लीमेंट को बेचना आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, लेकिन एफएमसीजी बेचने के लिए ये लोगों की नीड है, इसके लिए मास्टरी नहीं करनी पड़ती, इसके लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। और यहां से इंडियन कंपनी का एक तकिया कलाम चला, सोप बदलो सोच बदलो, घर की दुकान बदलो पैसा कमाओ। गॉट माई पॉइंट? ऐसे ऐसे कुछ तकिया कलाम चलने लगे एफएमसीजी बेस्ड कंपनियों की। ये डायलॉग इंटरनेशनल कंपनियों में नहीं था, सोच बदलो सोप बदलो, सोप बदलो सोच बदलो, ऐसा। घर की दुकान बदलो इनकम कमाओ, ये डायलॉग इंटरनेशनल कंपनियां नहीं मार पाई। वो पार्ट टाइम इनकम की बात करती थी, बेस्ट लाइफस्टाइल की बातें करती थी। इंडियन कंपनियों ने इस डायलॉग को ऐड किया कि घर का दुकान बदल के इंसान अर्निंग कर सकता है, राइट? कारण एफएमसीजी बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट लाने के कारण। जबकि इंटरनेशनल कंपनियों में सप्लीमेंट और मेजर पर्सनल केयर, और पर्सनल केयर में भी बड़े यूनिक टाइप के प्रोडक्ट होते थे। मैंने पहली बार अगर बॉडी वॉश इस्तेमाल किया तो इंटरनेशनल कंपनी का इस्तेमाल किया था, अदरवाइज हम तो साबुन वाले लोग थे, और 98% साबुन से ही नहाते हैं। चलिए, ये प्राइस में इंटरनेशनल कंपनियों से थोड़े से सस्ते थे, और इंटरनेशनल कंपनियों से इनका प्लान काफी बेटर था। साथ में जो नेचर था वो थोड़ा सा कनेक्टिंग नेचर था ड्यू टू इंडियन कंपनी। यानी ये स्वदेशी का नारा और लगाते थे, स्वदेशी अपनाओ भारत को स्ट्रांग बनाओ, स्वदेशी अपनाओ भारत को सशक्त बनाओ। तो ये चीज इनको थोड़ा सा और प्रभावी बनाने लगी। अब इंडियन कंपनियों ने भी स्ट्रगल किया, उसका कारण हाई प्राइस था इनका ट्रेडिशनल से। यानी ये इंटरनेशनल कंपनियों से तो सस्ते थे, लेकिन ये इंडियन कंपनियों से, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उनसे महंगे थे। बिजनेस प्लान इंटरनेशनल कंपनी से तो अच्छा था, लेकिन साइड मेंटेनेंस, खुद की आईडी पर सेल्फ परचेजिंग कंडीशन, आईडी एक्टिवेशन की कंडीशन, डेप्थ कटिंग, तेरे टीम में नीचे रैंक हो गया तो सेम रैंक कट जाएगी। यानी लॉट्स ऑफ कंडीशन प्लान के अंदर। एज कंपैरिजन इंटरनेशनल कंपनी अच्छे थे, लेकिन प्लान में कंडीशन इस टाइप की बहुत सारी डाली हुई थी इन्होंने। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों के घर बल्क परचेज होने लगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियों से, यानी डायरेक्ट सेलिंग में जो इंटरनेशनल कंपनी थी, उनसे तो प्रोडक्ट सस्ते थे, लेकिन ट्रेडिशनल से महंगे थे। जब ट्रेडिशनल से महंगे थे, तो यहाँ इन्हें रिटेल करने में इशू आता था। तो रैंक मेंटेनेंस के नाम पर, साइड मेंटेनेंस के नाम पर, इंडियन अच्छी कंपनियों के अंदर लोगों ने बल्क परचेज करनी शुरू कर दी। इवन बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर, जो हमारा स्टोर रूम बोलते हैं ना, उस स्टोर रूम में घर का एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है। पता चलता था स्टोर रूम के अंदर उनकी कंपनियों का सामान भर रखा है। कुछ लोगों के घर तो ऐसे थे जिसमें एक एक रूम के अंदर सामान भरा पड़ा रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में अंडर कटिंग में सामान मिलने लगे। और ये कारण था कि इंडियन कंपनियों ने भी स्ट्रगल करना शुरू किया, और सैचुरेशन आने लगा उनकी ग्रोथ के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा कारण बना ओके लाइफ केयर के पीछे सक्सेस होने का। आओ बात करते हैं ओके लाइफ केयर के फीचर्स की। तो वेरी फर्स्ट, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी जो कंडीशन फ्री बिजनेस बनाती, कंडीशन फ्री बिजनेस है,
मुझे एक कंपनी बता दीजिए जिस कंपनी के अंदर आज आप आईडी लगाओगे और आपकी आईडी एक्टिव मानी जाएगी। यानी आईडी एक्टिवेशन के नाम पर सिंगल परचेजिंग कंडीशन नहीं है माय डियर फ्रेंड। मुझे एक कंपनी बता दीजिए जो आज हमें हमारा कॉम्पिटिटर बोलती है ना, उनसे बोलिए ज्वाइनिंग कंडीशन हटाइए ना आपके प्लान में, पता चलता है उनके प्लान के अंदर रीपरचेज के लिए अलग प्लान है, ज्वाइनिंग का प्लान अलग है, रीपरचेज के प्रोडक्ट अलग है और ज्वाइनिंग के प्रोडक्ट अलग है। सोचिए ऐसा क्यों भाई? एक कंपनी मुझे बता दीजिए बाजार में बेहतर चल रही है, लगातार चल रही है, ग्रोइंग चल रही है और उसमें सेम प्लान नहीं है। ज्वाइनिंग के लिए भी सेम प्लान है और रीपरचेज के लिए भी सेम प्लान है माय डियर फ्रेंड। वो ये नहीं बोलते ज्वाइनिंग में तो तुम्हारा ये वाला प्लान लगेगा और रीपरचेज में तुम्हारा ये वाला प्लान लगेगा। ब्रजेश भैया ब्लॉक कर दो, ब्लॉक ऑप्शन होता है, जिसे ब्लॉक करना आता है ब्लॉक करो, ब्लॉक कर दोगे तो नहीं आ पाएंगे मीटिंग में, या उन्हें डाल दो वेटिंग रूम में, रिमूव करने की जगह वेटिंग रूम भी डाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फ्री बिजनेस, वी आर दी कंपनी। और जितनी बाजार में अच्छी कंपनी जो मैंने आपको बताया अभी, इंटरनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी, श्योर कंपनी, देखिए हर एक व्यक्ति से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते अपना। मार्केट में कंपैरिजन ही अच्छे लोगों से होता है, बुरे लोगों से कंपैरिजन होता है क्या? बुरे लोगों को तो आप अपनी गिनती में ही नहीं लेते। सेम कंपैरिजन अच्छी कंपनियों से होता है, बुरी कंपनियों से कभी कंपैरिजन नहीं होता। एंड थैंक यू भगवान का दिल से, सच में दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आज हमारी कंपनी से लोग कंपैरिजन करते हैं। इट मींस मार्केट में एक चीज तो बहुत अच्छी हो गई कि ओके लाइफ केयर बहुत बेस्ट है। इसके लिए आप सब लोग क्लैपिंग वाला जो है ना चैट पे भेज सकते हो, क्लैपिंग वाले साइन भेजो जल्दी जल्दी, या स्माइली फेस भेजो जल्दी जल्दी, या यस भेजो, यस ऐसा कुछ ऐसा, यस 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 यस, वेरी गुड। दैट इज द पार्ट। आज हमारी कंपनी से लोग कंपैरिजन करते हैं। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर कंपनी राइट नाउ, क्योंकि ट्रेंड के साथ ही कंपैरिजन होता है माय डियर फ्रेंड। खैरू खैरू नत्थू खैरू से कोई कंपैरिजन नहीं करता। जब किसी घर के अंदर कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है ना, तो उस बच्चे का एग्जाम्पल देके बाकी बच्चों को बोला जाता है उसकी तरह बन, वो देख कितना अच्छा है। क्या ये मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं ये सही बोल रही हूँ? ऐसा ही होता है ना। किसी गली मोहल्ले में कोई अच्छा करता है तो उसकी तरह बन, अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं हम। दैट मीन्स अच्छे व्यक्ति से हमेशा कंपैरिजन होता है। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही, आप सब लोग मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं जिंदगी के, जिंदगी का ज्यादा अनुभव है आप लोगों के पास। ग्रेट, नाउ द पार्ट, वी आर दी कंपनी जिसने कंडीशन फ्री बिजनेस बनाया। ना ज्वाइनिंग पर कोई कंडीशन, ना रीपरचेज पे कोई कंडीशन। यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर किसी भी तरीके का एक ऐसा कंडीशन नहीं रखा कि तुझे पे आउट लेना होगा तो तुझे अपनी आईडी पर इतना खरीदना जरूरी है, तुझे अगर ज्वाइनिंग करनी है तो देख इतने रुपए की आईडी लेनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डे वन पर आपकी ज्वाइनिंग एक्टिव है, आपका 1 रुपए बने चाहे करोड़ रुपए, आपका कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, आपने कुछ ऑफर लेने हैं तो यू कैरी ऑन योर परचेज। लेकिन अगर जो कंपनी का प्लान है, जो एक बिजनेस प्लान है कंपनी का, वो बिजनेस प्लान के ऊपर अगर आपने इनकम लेनी है तो नो कंडीशन। हम लोग प्राइस जो लेकर आए वो प्राइस लोअर देन द ऑल बेस्ट पुरानी कंपनियां, ध्यान देना। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट लोअर द बेस्ट पुरानी कंपनियां, वी वर्क ऑन ट्रेडिशनल रेट। हमारा कंपटीशन ही ट्रेडिशनल से है। हम हमेशा ओके लाइफ केयर वाले बोलते हैं कि हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन तो उनसे है जो मार्केट में राज कर रहे हैं ट्रेडिशनल के अंदर। हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उनसे है जो मार्केट में क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, मार्केट के अंदर चीजों को बड़ा कर रहे हैं। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट स्ट्रेटेजी ओवर ट्रेडिशनल मार्केट। हमारी स्ट्रेटेजी, ध्यान है मैंने क्या बोला था शुरू होते ही कि क्यों ओके लाइफ केयर फोर्थ रेवोल्यूशन बनेगी। पहला, अपने प्लान की वजह से। दूसरा, हम जब प्राइस लेके आए तो बाकी सभी बेस्ट कंपनियों से हमारे प्राइस बहुत अच्छे थे। एंड नॉट अच्छे, मैं बोलूंगी हमारे प्राइस ट्रेडिशनल मार्केट को कॉम्पिटिट करते थे, वो ट्रेडिशनल मार्केट जैसे थे, जिसके कारण सोच बदलो वाली जो कहानी थी वो ज्यादा कनेक्ट हो गई। घर की दुकान बदलने से इनकम आती है, ये वाली जो लाइन थी वो कनेक्ट हो गई लोगों को। हम बात करने लगे इफ डायरेक्ट सेलिंग मतलब फैक्ट्री से कस्टमर है
और बीच का ट्रेडिशनल का पैसा डायरेक्ट सेलिंग वाले को बांटा जाता है, तो डायरेक्ट सेलिंग का प्राइस महंगा क्यों? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस भी तो ट्रेडिशनल जैसा होना चाहिए ना। ट्रेडिशनल जैसा प्राइस दो और बीच का पैसा जो ट्रेडिशनल मार्केट में बांट रहे थे वो आप किसको दे दो? डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो। बीच का पैसा ही तो बटता है और वो बीच के पैसे को बांटा। बिजनेस प्लान फेवर फुल टाइम बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, कारण रिटेल प्रॉफिट। आज तक देखिए कभी भी आपका फुल टाइम बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी में पता आपका प्लान कब फेवर करता है? जब किसी भी कंपनी के अंदर जो ब्राउजर में इनकम होती है ना, जो पहली इनकम होती है ना रिटेल प्रॉफिट, उस पर जब काम कराया जाता है। कोई भी इंडस्ट्री आज मुझे बता दीजिए जो बड़ी है, क्या वो इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए बड़ी है कि उसमें लोग करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, या वो इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए बड़ी है कि वो छोटे से लेके हर एक व्यक्ति उसमें कमा रहा है? चलिए एक एग्जांपल लेती हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो आप सभी लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जानते होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ टाटा जैसे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिनका वो ब्रांड होता है, तो उसी ब्रांड के अंदर जो उनकी फ्रेंचाइजी लेता है, यानी जो उनका आउटलेट लेता है टाटा का या रेंज रोवर का, तो माय डियर फ्रेंड वो लाखों रुपया कमाता है। उसी के अंदर, उसी कंपनियों के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करता है, वो कई लाखों रुपए कमाता है। जब रास्ते में गाड़ी चलते हुए टायर में पंचर हो जाता है, तो एक छोटा सा रोड पर काम करने वाला व्यक्ति पर डे का 100-200 रुपए कमा के अपने दूध ब्रेड बटर का इंतजाम कर लेता है। यानी छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति जिस इंडस्ट्री के अंदर कनेक्ट हो जाता है अपनी लाइफ को लेकर, वो इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है। यही हाल ट्रेडिशनल का है। हिंदुस्तान लीवर जहां करोड़ों रुपए कमाती है, वही हिंदुस्तान लीवर की एरिया फ्रेंचाइजी वाला लाखों कमाता है, स्टेट फ्रेंचाइजी वाला लाखों कमाता है, वहां की छोटी फ्रेंचाइजी वाला उससे थोड़ा कम कमाता है। तो वही छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोग पर डे का पैसा कमाते हैं। छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोग, गॉट माय पॉइंट? रोज का दूध ब्रेड बटर निकाल लेते हैं, छोटे छोटे राशन जनरल स्टोर वाले। डायरेक्ट सेलिंग में ये जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये इंडस्ट्री भी बड़ी नहीं होगी। हम बात तो कर रहे हैं इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी, लेकिन विदाउट छोटे से लेके मध्य वर्गीय लोगों के जुड़े बिना नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कई बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हेलो ये इंडस्ट्री सपने पूरे करने की इंडस्ट्री है, अगर आप ब्रेड बटर के लिए आए हैं तो आपका यहाँ कोई काम नहीं। ऐसे बड़े डायलॉग आपने सुने होंगे। गॉट माय पॉइंट? ऐसे बड़े डायलॉग आप लोगों ने सुने हुए होंगे। सुने हैं कि नहीं? सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना, कि अगर आप अपने सपने पूरे करने आए हो तो इस इंडस्ट्री में काम करना, ब्रेड बटर वालों के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। शायद ऐसा सुना होगा आपने। ओके, और हमारी कंपनी ये ब्रेड बटर के लिए भी है। कब? अगर आप इसे क्या करते हो, रिटेल पर लेकर आते हो। और रिटेल पे लाने के लिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी तो बनाने होंगे। 99% क्यों हम देखो इंडियन कंपनियों को, हमारा कंपटीशन तो इंटरनेशनल से भी नहीं है, इंडियन कंपनी से भी नहीं, लेकिन फिर भी हम कॉम्पिटिट कर पाए, उसका बहुत बड़ा कारण है कि 99% इंडियन कंपनियों के पास अपनी खुद की R&D नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी लाइन आप लोगों को बता रही हूँ और फिर से रिपीट कर रही हूँ, 99% इंडियन कंपनियों के पास उनकी खुद की R&D है ही नहीं। सोचिए, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा ये तुलसी बेच रहा अपन बेच, अच्छा ये वो बेच रहा अपन बेच, अच्छा ये वो बेच रहा, अच्छा किस ब्लेंडर से लेके आता अपन दूसरे से ले लेते हैं। ऐसा होता है। यू आर ब्लेस्ड कि आप उन 1% इंडियन कंपनियों में से आते हो जो अपनी R&D पर अच्छा पैसा खर्च करती है, जो अपनी R&D पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। स्वीट ब्लीज जैसी रेंज, बेटर यू जैसी रेंज, आपकी खुद की ऑन R&D, आपकी हर्बो फूडस्यूटिकल आपकी ऑन R&D। क्यों लेके आ पाए हम इनोवेटिव प्रोडक्ट? अदरवाइज इस कंपनियों में, मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर अगर एक किसी ने घुटने का दर्द बता दिया तो भाई साहब फिर उस पर प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लगेंगे। कुछ लीडर तो उसी व्यक्ति से अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे।
जैसे कोई बोलेगा मैं पिटने का आधार दूंगा, समझ में आ जाएगा, अच्छा मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना कम पड़ा है, 10,000, अच्छा ठीक है, तो अच्छा भैया ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो सारे प्रोडक्ट वो सारे दे देगा कि मेरा 10,000 कंप्लीट हो जाए, राइट। कॉम्बो देने का प्रचलन इस इंडस्ट्री में शुरू हुआ। वी आर ब्लेस्ड, इन्होंने क्या करा, कॉम्बो जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को एक डब्बे में लाने की कोशिश की, और इस तरीके से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आने लगा। पता है कारण क्या है? कारण है हमारे साइंटिस्ट का फील्ड पे होना। साइंटिस्ट सिर्फ लैब में होगा ना तो इनोवेटिव प्रोडक्ट कभी नहीं डेवलप कर पाएगा, क्योंकि लैब में वो दुनिया को क्या देखेगा। हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी को। जब वो फील्ड में होते थे और फील्ड में जब लोगों की बातें सुनते थे, वहां से वो कनेक्ट कर कर मार्केट सॉल्यूशन प्रोडक्ट लाते थे, और इंडिया में जो भी मार्केट सॉल्यूशन प्रोडक्ट देगा वो बड़ा हो जाएगा, ये याद रखना। मार्केट में जो मार्केट सॉल्यूशन प्रोडक्ट देगा, जैसे ओला ने टैक्सी लाइन में सॉल्यूशन दिया, जैसे ओला आपके सॉरी हाँ या ऑफ कोर्स ओयो ने आपकी होटल लाइन में प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया। सेम ऐसे ही जब आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन चीजें देते हो तो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में सप्लीमेंट के नाम पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया ओके लाइफ केयर ने, यानी जहां कॉम्बो बेचने का प्रचलन था वहां एक दो प्रोडक्ट में चीजों को कवर करा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। एंड द सेकंड वन इज अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को राइट प्राइस पर लेके आना, ये भी इनोवेशन ही होता है, ये सच में बहुत बड़ा इनोवेशन होता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हवाई जहाज बनता और हवाई जहाज का इनोवेशन होता, और इस इनोवेशन में ये होता कि जो घंटों की यात्राएं हैं, 24-24 घंटे की, 48 घंटे की यात्राएं उन्हें 2 घंटे में कवर कर लेंगे, इनोवेशन तो है बहुत अच्छा। लेकिन उस इनोवेशन के यूज करने के लिए एक टिकट लाखों रुपए की होती, तो मुझे लगता है आप में और मेरे में से बहुत सारे लोग हवाई जहाज शायद कभी बैठ पाते, लेकिन वो 24 घंटे 48 घंटे की यात्राओं को 2-2 घंटे में कंप्लीट कराया, और उसका प्राइस 4,000 5,000 3,500 6,000 करा, तो आप और मेरे में से बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओला को हमने इसलिए स्वीकारा क्योंकि वो अफोर्डेबल हुआ हमारे लिए, ओयो को हमने इसलिए स्वीकारा क्योंकि वो अफोर्डेबल हुआ हमारे लिए। सेम, जब तक इनोवेशन अफोर्डेबल नहीं होगा तो उस इनोवेशन का कोई फायदा नहीं। और ओके लाइफ केयर ने इसे किया, इनोवेशन भी किया और उसको अफोर्डेबल भी किया। लास्ट 4 साल में ओके लाइफ केयर ने क्या किया, जिस कारण आज ओके लाइफ केयर को लोग कॉम्पिटिटर समझते हैं अपना। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पहले 4 साल में जो भी कंपनियां आज अच्छी चल रही हैं इंडिया के अंदर, इंडियन कंपनियों की बात कर रही हूं मैं, उनके पहले 4 साल देखो, दे वर्क ऑन कॉपी पेस्ट। 170 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट, ध्यान देना, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लाने, सिर्फ प्रोडक्ट लाने हो तो 1000 प्रोडक्ट लेके आ जाए कोई, R&D में वक्त लगता है, उसको अफोर्डेबल बनाने में वक्त लगता है। 170 से ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट आपकी बास्केट के अंदर ऐड कर देना विद इन 4 ईयर, दैट्स वेरी अमेजिंग पार्ट। शुरुआती दौर में लोग करते नहीं है, पता है कारण, इतनी बड़ी टीम नहीं होती, एक्सपायरी का डर होता है, और एक्सपायरी होगा तो कंपनी का लेना देना होता है उसमें। नए प्रोडक्ट वो जल्दी जल्दी लॉन्च नहीं करते क्योंकि पुराने प्रोडक्ट की बहुत सारी एक्सपायरी हो रही होती है माय डियर फ्रेंड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डे वन, हम ऐसी एक कंपनी है जिस कंपनी ने अपनी कंपनी की नींव रखते समय सबसे पहले अपनी R&D की टीम बनाई थी। सिर्फ डॉक्टर विक्रांत जी R&D में नहीं है, डॉक्टर विक्रांत जी R&D के वो पार्ट है जो मार्केट एनालाइज करते हैं, और मार्केट एनालाइज करके वो हमारी टीम को, जो हमारी R&D टीम है, उन्हें बताते हैं कि किस तरीके का मार्केट को हमें प्रोडक्ट देना है, और फिर रिसर्च शुरू होती है जिसमें कई बार तो फेल होते हैं। वो फेल होने का जो डर है ना, वो लाखों रुपए वो उस समय रिसर्च के समय खर्च करने का जो जिगरा होता है वो सब कंपनियों में नहीं होता। वी आर दी कंपनी जो 4 साल में ये कर पा रहे हैं, ये कारण है कि आपको हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलते हैं, ये कारण है कि हमारी कैल्शियम 175 रुपए की कैल्शियम के इतने शानदार रिजल्ट मिलते हैं लोगों को, ये कारण है माय डियर फ्रेंड। प्रोफेशनल बिग हेड ऑफिस, बहुत सारे लोग हेड ऑफिस घूमे, और अगर कोई हेड ऑफिस नहीं घूमा है तो मैं यहाँ पर अपनी टीमों को बोलूंगी कि प्लीज इस तरीके की एक्टिविटी करें अपनी टीम के अंदर कि लोग हेड ऑफिस विजिट करें। प्रोफेशनल इतना बड़ा ऑफिस स्पेशली फॉर डायरेक्ट सेलिंग, दैट्स अमेजिंग पार्ट। और उससे कहीं ज्यादा मैं जो न्यूज देने वाली हूँ, कान खोल लेना, जिधर भी कहीं अगर ध्यान भटका हुआ है तो ध्यान को एकाग्र करो,
फोकस करके मीटिंग में ले आओ। खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट विद इन 90 एंड 160 डेज। लागत बताऊं 80 करोड़। जरा चैट पे लिखो 80 करोड़, चैट पे लिखो 80 करोड़, चैट पे लिखो जल्दी से 80 CR, 80 CR, 80 CR, 80 CR, ताकि जो लोग मीटिंग में अभी थोड़ा सा भटक गए हैं वो लोग मीटिंग के अंदर आ जाएं। जो थोड़ा मीटिंग से खाना खाने कहीं चले गए हैं, पानी पीने कहीं चले गए, मीटिंग के अंदर आ जाएं। विद इन 90 to 160 डेज। जैसे हमारा अंबाला वेयर हाउस विजिट कराया गया लीडर को, लीडर ने वहां से लाइव किया था। बहुत जल्दी आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाइव सेशन मिलने वाला है। सबसे पहले आपकी टॉप लीडरशिप से, फिर उसके बाद आप भी विजिट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद एडवांस टेक्नोलॉजी, एक भी गोलियों पर आपकी उंगली नहीं लगी होगी। फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक 80 CR लागत के साथ। यानी वी आर दी फर्स्ट कंपनी 4 साल के अंदर जिसके मोस्टली प्रोडक्ट उसकी खुद की R&D और खुद की मैन्युफैक्चरिंग के होने वाले हैं। जबकि ये कंपनी शुरू करने से पहले ना हमारा कोई R&D का बैकग्राउंड था, ना हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड था। यानी ओके लाइफ केयर के विजन के लिए तो ये सब बनाया गया ना। डे 1 पर R&D टीम, 4 साल बाद इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मदर वेयर हाउसेस। आज तक ओके लाइफ केयर ने, ध्यान देना, आज तक ओके लाइफ केयर ने अपना वेयर हाउस किसी भी स्टेट का किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया। और डे 1 पर वो बोलते थे, डे 1 पर वो बोलते थे कि हम कभी अपना वेयर हाउस नहीं देंगे। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार थे। बहुत सारे RPUC वाले जो बोलते थे हमसे करोड़ रुपए ले लो, हमसे कितने रुपए इन्वेस्टमेंट कराने करा लो, ये पूरा स्टेट का वेयर हाउस हमें दे दो। मेरे बहुत सारे लीडर शायद इस बात को एग्री कर रहे होंगे, जिन्होंने उन्होंने भी बोला था कि मैम वो वाला बंदा ना पूरे एरिया का लेना चाहता है, प्लीज उनका कुछ करा दीजिए। एंड कंपनी टोटली डिनाई, हम किसी भी स्टेट की वेयर हाउस उन्हें नहीं देंगे, हमारी खुद की वेयर हाउस हर स्टेट में डालेंगे। आज सिलीगुड़ी में हमारा वेयर हाउस है, आज बैंगलोर में हमारा वेयर हाउस है, आज अहमदाबाद में हमारा वेयर हाउस है, आज जबलपुर में हमारा वेयर हाउस है माय डियर फ्रेंड, आज यूपी में हमारा वेयर हाउस है, यूपी में कानपुर, और ऐसे कई एक आध जगह और जो मैं मिसिंग कर रही हूँ। आपके गुवाहाटी में हमारा वेयर हाउस है, ऐसे एक आध जगह और है जो मैं मिस कर रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 हमारे वेयर हाउस अभी ओपन हो चुके हैं। दैट्स व्हाई ओके लाइफ केयर लास्ट 4 ईयर में जो ओके लाइफ केयर ने किया है ना, ये वही कंपनी करती है जिसका विजन स्ट्रांग होता है। ये वही कंपनी करती है जो अपने आप को बड़ा करना चाहती है, जो अपने आप को लॉन्ग विजन के साथ देखती है। राइट? लास्ट 4 ईयर में और क्या किया हमने? मोटिवेशनल स्किल डेवलप करने की जगह सर अहमदाबाद को भी महाराष्ट्र से कनेक्ट, देखो चैट को हम बाद में लेंगे, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चन एंड टॉक विद योर अपलाइन, यू डोंट वरी। सारे सवालों का आपका जवाब मिल जाएगा आपकी अपलाइन से। फोकस्ड ऑन मीटिंग, ओके? जहां नहीं खुली है वहां भी खुलेगी, चिंता ना करो। ठीक है जी। लास्ट 4 ईयर में किया क्या हमने? जो हमने ये इन्वेस्टमेंट की है तो दिख गया आपको। अब ये समझिए एजुकेशन वाइज, हमने हमेशा टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ज्यादा काम करने की कोशिश की विदाउट मोटिवेशन। हमने लोगों के स्किल बिल्ड करने में ज्यादा ध्यान दिया, विजन दिखाने में ज्यादा ध्यान दिया, साथ में स्किल्ड और विजनरी मैनेजमेंट को भी अपने साथ रखा। हमारी कंपनी में 1 रुपए का हेरा फेरी करने वाला मैनेजमेंट स्टाफ टिक ही नहीं सकता बॉस, टिक ही नहीं सकता। आज भी 4 साल पुराने स्टाफ हमारे पास है, लेकिन कुछ नए नए स्टाफ अगर कुछ नए नए स्टाफ आए भी, और अगर उनमें कोई भी एक आध का हेरा फेरी करने वाला कुछ है, पैसों का ऊपर नीचे करने वाला है, तो बॉस हमारे मैनेजमेंट में टिकता नहीं है। बिकॉज हमें स्किलफुल भी चाहिए, हमें विजनरी भी चाहिए, हमें ऑनेस्ट भी चाहिए। और जिस मैनेजमेंट में ऑनेस्ट स्टाफ नहीं होता और ऐसे स्टाफ को कंपनी बाहर नहीं निकालती, तो उस कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाता है। एंड वी आर ब्लेस्ड, वी हैव अ स्किलफुल एंड विजनरी मैनेजमेंट इन स्टाफ जो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जानता है। यही कारण रहा कि हम पैन इंडिया अपने बिजनेस को बढ़ा पाए, एक्सपेंशन कर पाए पैन इंडिया। आज नॉट ओनली कि हमारे यहाँ दिल्ली से अचीवर है, आज हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से भी अचीवर है। अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट का टॉप अचीवर सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसके पास? 25 साल की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक तरफ, 4 साल की डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट में अपना टॉप अचीवर दिया इंडस्ट्री का। मैं अगर बात करूं आज अखिलेश भाई की, तो हमारे टॉप अचीवर्स में ध्यान देना, इंडस्ट्री के टॉप अचीवर में हमारे लीडर्स का नाम क्या है? वो भी एथिकल प्रैक्टिस से।
मैं बात कर रही हूँ एथिकल प्रैक्टिस से माय डियर फ्रेंड। ये अचीवर हमने ऐसे ही नहीं दे दिए हवाबाजी में, ये अचीवर ऐसे ही नहीं दे दिए हमने उनको हेलीकॉप्टर एंट्री देके। हर एक लीडर ने अगर टॉप अचीवमेंट्स ली है तो ध्यान देना एथिकल प्रैक्टिस से ली है। या बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने टीमें उधर उधर की है, उन लोगों के आईडियां ब्लॉक हुई हैं। या बहुत सारे लोगों को पता है जिन्होंने गलत पैन कार्ड से आईडी लगाई है और उन्होंने लगा बाद में जब हम पैसा कमाएंगे तो कंपनी पैन कार्ड ठीक कर देगी, भूल जाओ। कुछ लीडर ने पता नहीं क्या बोला, गाय देती हुई दूध को दूध देती हुई गाय को कोई भी बाहर नहीं करता। दूध देती हुई गाय का लोग लात भी खा लेते हैं। हमारी कंपनी ऐसी नहीं है कि आप गलत पैन कार्ड लगाकर काम करोगे, फिर आपका जब पे आउट बन जाएगा फिर आप जाकर कंपनी में रोगे, कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे आपका पैन कार्ड ठीक हो जाएगा। नो वे, नो वे मतलब नो वे। गलत प्रैक्टिस ही क्यों की गई? टोटल एथिकल प्रैक्टिस के साथ बिजनेस उठा है, भले जिसको जाना है जाओ, बिजनेस होगा एथिकल प्रैक्टिस से। बिकॉज एक दिन के लिए बिजनेस करने नहीं आए। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन इसके चक्कर में हम अपनी एथिकल प्रैक्टिस छोड़ देंगे। हमारे बहुत सारे लीडर ने इसलिए छोड़ा है पता है आपको? हमारे बहुत सारे लीडर ने, लीडर नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि जो नॉन एथिकल प्रैक्टिस करना चाहता और कंपनी से कराना चाहता और अपने लीडर पे इसके लिए प्रेशर बनाता हो, पहली बात तो उसे लीडर बोलना ही गलत है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो 50,000 या 25,000 या 10,000 की मैचिंग करते हैं, राइट? अभी मैं बताऊंगी लीडर के भी फेस क्या होते हैं, अभी आपको डिस्कस करूंगी। 25,000, 50,000, 60,000, 70,000 की मैचिंग करते हैं। नॉन एथिकल प्रैक्टिस करने के कारण उनकी जब टीमें खत्म हुई, उनकी आइडिया ब्लॉक हुई, तो अब इन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा था ना। कुछ बेचारे क्या करते हैं, 6 महीना वेट करो, तो ऐसे थोड़े होगा, वे बेचारे देखते हैं दूसरा दूसरा कुछ देखें कि नहीं, राइट? दैट्स व्हाई ओके लाइफ केयर, ये आपका बहुत बड़ा कारण होना चाहिए ओके लाइफ केयर को चुनाव करने का। और ध्यान देना, जो कंपनियां मार्केट में अपने एजुकेशन सिस्टम को टेक्निकल करती हैं, स्किलफुल और विजनरी मैनेजमेंट के साथ काम करती हैं, एथिकल प्रैक्टिस करती हैं, सेम प्लान रखती है, यानी ज्वाइनिंग का प्लान भी वही होना चाहिए और रीपरचेज का प्लान भी सेम होना चाहिए। यानी मतलब नहीं होना चाहिए प्लान के अंदर चाहे ज्वाइनिंग से बीवी आए चाहे रीपरचेज से सेल आए, सेल आनी चाहिए। अगर एक प्लान है उस कंपनी में तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है किसी कंपनी को पहचानने का, ही कंपनी सही है कि गलत है। अगर जैसी कोई कंपनी में आपको 2 प्लान दिखाने लगे, भैया ज्वाइनिंग पे तो ये वाला प्लान है और फिर जो रीपरचेज का प्लान है ना वो अलग प्लान है, तो समझ जाना लोचा है, समझ जाना भैया गड़बड़ है कुछ। ये समझने का तरीका होता है। ओके, कोई भी एथिकल कंपनी जो लंबा चल रही है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन, उन कंपनियों में एक ही प्लान है, ध्यान रखना। जो कंपनियां रीपरचेज का प्लान अलग रखती है और ज्वाइनिंग का प्लान अलग रखती है, मैं बताती हूँ, ज्वाइनिंग पर ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन ज्वाइनिंग पर जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो प्रोडक्ट भी बड़े सिलेक्टेड होते हैं उनके, और रीपरचेज दिखाने के लिए होते हैं, जैसे बोला हाथी के दांत दिखाने का और खाने की कुछ और। तो रीपरचेज में ये लोग सस्ते प्रोडक्ट दिखाएंगे, लेकिन जैसे ज्वाइनिंग की बात आएगी तो इनके महंगे प्रोडक्ट कुछ किटे पिटे होंगी। तो महंगे प्रोडक्ट बेचकर तुमने ज्यादा पैसे दे भी दिए तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया यार। और रियल बिजनेस तो रीपरचेज है, रीपरचेज में तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ जाती हैं। और फिर 2 प्लान है क्यों ये बता दो। एक भी एथिकल कंपनी, एक भी एथिकल छोड़ दो, एक भी लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी मुझे बता दो वो 2 तरीके का प्लान चलाती हो तो। एक भी कंपनी जो 2 तरीके का प्लान चलाती है, एक भी कंपनी नहीं है मार्केट के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ो। शेपिंग पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री आफ्टर ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर की मार्केट में एक वर्चस्व एक भूमिका बनाने के बाद इस इंडस्ट्री में किस तरीके का शेप आया उसे जानते हैं। पहला शेप आया पता है क्या? लोग प्राइस कॉन्शियस होने लगे, लोग प्राइस ठीक करने की बात करने लगे। और ये नॉट ओके लाइफ केयर की चीज भाई, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चीज है। हर एक डायरेक्ट सेलर को खुश होना चाहिए। ये प्राइस की बातें हमसे पहले करने वाला कौन था ये बताओ ना इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग है तो प्राइस सही होने चाहिए, प्राइस ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर होनी चाहिए, बात करने वाला कौन था? नो वन। वी आर। हमने जो प्लान दिया डेप्थ बिल्डिंग प्लान, अगर आप टीम बना लिए, 2 टीम चल गई तो आपका कैरियर बिल्ड हो गया। ये जो डेप्थ बिल्डिंग प्लान है 2 टीम के अंदर, इस प्लान का वर्चस्व कब बनने लगा?
हमारे जैसा प्लान कॉपी, देखिए ध्यान देना, जब जब जो कंपनी चली उसके प्लान को कॉपी करने वाले लोग बहुत आए हैं मार्केट में। इस समय सबसे ज्यादा प्लान कौन सी कंपनी का कॉपी हो रहा है, जरा चैट पर लिखकर बताओ। इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा प्लान किस कंपनी का कॉपी हो रहा है, चैट पर लिखकर बताओ। जल्दी जल्दी चैट पर प्लीज, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। वेरी गुड, वाओ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो सब पता है। इस समय मार्केट में जो सबसे ज्यादा प्लान कॉपी हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओके लाइफ हेयर। और ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है, अपनी पीठ थपथपा और बोलो प्राउड ऑफ यू, प्राउड माई सेल्फ। ओके, पीठ पर दबाओ। आपने एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव किया है जो मार्केट में अपना वर्चस्व, अपना प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जिसको लोग कॉपी कर रहे हैं। यानी हमारा प्लान एक अच्छा प्लान है, इट इज प्रूव, ये प्रूव्ड हो चुका है, थैंक्स प्रूव्ड भाई। अगर लोग कॉपी करने लगे हमारे प्लान को तो थैंक्स प्रूफ कि आपका प्लान सबसे अच्छा प्लान है इस समय मार्केट का, अपडेटेड प्लान है इस समय मार्केट का। वी आर दी कंपनी जिन्होंने फोकस पर अर्निंग पर फोकस करवाया, ना कि रैंक पर। ध्यान देना, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट की तरह चलती हैं, रैंक के नाम पर इन्वेस्टमेंट होता है वहां पर। क्या होता है, रैंक के नाम पर रैंक को इतना ज्यादा प्रचार किया जाता है, रैंक की इतनी बड़ी भूमिका बनाई जाती है जैसे कि रैंक ही सब कुछ हो। और जब ये मार्केट में जाते हैं बोलते हैं मैं डायमंड हूँ, सामने वाला समझ रहा होता है, कंफ्यूजन में होता है, डायमंड है तो इंसान दिख रहा है, बोला डायमंड कौन होता है, अरे वो होता है ना जो 6-6 लाख चलाता है। फिर वो बंदा नीचे देखता है, इसकी तो 2 ही लग गई, 6 लाख क्यों बोल रहा है। बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब रैंक को इतना उभारा जाता है कि पूछिए मत। और यही कारण होता है रैंक का जो बल्क परचेज की तरफ उन्हें लेके जाता है। लेकिन हमने डायरेक्ट सेल्स पर बात की, हमने बल्क परचेज के बिल्कुल खिलाफ बातें की। हमने बात की डायरेक्ट सेल करो, हमने बात की जाओ यार शॉपियों को सेट करो, जाओ रिटेल करो, घर को मत भरना। देखो मार्केट के अंदर ना प्रोडक्ट खरीदना सिखाया जाता है, हमारे यहाँ खरीदे हुए प्रोडक्ट को बेचना सिखाया जाता है। बताओ क्या सही है, प्रोडक्ट खरीद कर अपने घर में भरना या खरीदे हुए प्रोडक्ट को बेचना? प्लीज जल्दी बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग? खरीदे हुए प्रोडक्ट को बेचें आप, खरीदे हुए प्रोडक्ट को क्या करें, सेल करें, यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेल, खरीदे हुए प्रोडक्ट को बेचो। बड़े बड़े महान लीडरों ने तो बोला ओहो मैं बेचूंगा, तो भैया डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही क्या होता है ये बता दो मुझे। अब बेचना गलत काम है तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं क्यों? अपॉर्चुनिटी भी तो बेच ही रहे हो ना, व्हाई यू सेल अपॉर्चुनिटी। अभी बताऊंगी क्या क्या काम करना है, लीडर लेवल पर भी क्या काम करना है बताऊंगी आपको अभी। लेकिन डायरेक्ट सेल्स मतलब डायरेक्ट सेल होता है, अपॉर्चुनिटी के नाम पर बल्क सेल होता है। प्रोडक्ट सेल के नाम पर आप व्यक्ति को वो प्रोडक्ट देते हो जो उसको नीड है, जो उसको जरूरत है। लेकिन अपॉर्चुनिटी के नाम पर आप लोगों के घरों में वो प्रोडक्ट भी पहुंचाते हो जो उनकी जरूरत नहीं है। एंड हम ओके लाइफ केयर इसे लाइक नहीं करते, हम नहीं चाहते कि किसी का एक सिंगल पैनी भी गलत तरीके से लगे। बिकॉज एक चीज तो बहुत अच्छी है यार, देखो सिर्फ पैसा नहीं कमाना, अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो वो सारे काम कर लो जिससे बिजनेस उठ सकता है। लेकिन सही पैसा कमाना है तो उस पैसों के साथ दुआएं आती हैं। प्लीज किसी का सिंगल पैनी गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत कराओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका बिजनेस उतना नहीं हो पाएगा जितना आप चाह रहे थे। लेकिन ध्यान देना, कम भी आएगा तो दुआओं का आएगा। और ज्यादा कमाने से भी कई बार लोग सुखी नहीं रहते। क्यों? अगर वो पैसा गलत है, अगर वो पैसे में किसी की बद्दुआएं आ गई है। आई एम ब्लेस्ड, मैंने इस इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है, लेकिन जितना मैंने इस कंपनी से जोड़ा है या जितना मैंने इस कंपनी से बनाया है, जबकि मैं लास्ट कंपनी के अंदर भी हाईएस्ट 4 लाख पे गई थी, लेकिन मैं कोई भी अच्छा चीज उससे इन्वेस्ट नहीं कर पाई। कारण मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पर इन्वेस्टमेंट होता था, रैंक के नाम पर। वहां डायमंड के नाम पे लोगों के घरों में 5-5 लाख के प्रोडक्ट चले जाते थे। वहां डायमंड रैंक के चक्कर में, गोल्ड रैंक के चक्कर में, आपके और भी कुछ रैंक थे, उस रैंकों के चक्कर में वहां 3-3, 4-4 लाखों के सामान लोगों के घर चले जाते थे। एंड बाद में कई बार जब हम काम कर रहे होते हैं ना, उस समय समझ नहीं आता, हमें लगता है क्योंकि हमने रैंक के पीछे इतना काम किया था 6 साल में। जब मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी में थी, मुझे लगता था रैंक मतलब बहुत पैसा आ जाएगा, रैंक मतलब हैप्पीनेस, मतलब इतने
सिंपल लोग थे हम, कारण हमें स्किल्ड नहीं किया गया था, हमें मोटिवेट किया गया था कि तुम डायमंड, क्योंकि रैंक बेचते हैं ना, डायमंड हो जाओगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, डायमंड हो जाओगे तो जिंदगी बड़ी बेहतरीन। तो हमें लगता था रैंक लेने से सब हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? सेल होगी तो होगा, रैंक लेने से नहीं होगा। और वहां रैंक के नाम पर इंटेंशन हमारी बहुत अच्छी थी कि बंदा रैंक ले लेगा तो उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। बाद में पता चला रैंक लेने से जिंदगी थोड़ी अच्छी होती है, सेल होने से अच्छी होती है। इतने सिंपल, इतने सीधे लोग थे हम। और वहां बल परचेज हुई लोगों की। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगी, यहाँ ओके लाइफ केयर के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी है कि ये लोग सेल्स की बात करते हैं। यार जो हकीकत है उसमें बात करने में बुराई क्या है? डायरेक्ट सेल्स करेंगे, बल्क सेल्स नहीं करेंगे। प्रोडक्ट खरीद कर बेचेंगे, प्रोडक्ट खरीद कर अपने घर को गोदाम नहीं बनाएंगे। आज भी मैं एक परचूने की दुकान को सेट करके आई हूँ, और तकरीबन तकरीबन से ऑर्डर दिया मैं 4,000 रुपए का, और साथ में प्रॉमिस किया है कि तकरीबन 100 दुकान, क्योंकि वो अपनी दुकान से दूसरों को सप्लाई भी करता है, तो उसका कहना है कि मैं कम से कम 100 दुकान पे आपका प्रोडक्ट भी पहुंचा दूंगा। उसका कैसे मेरा मैनेज करोगे वो देख लो आप। तो उसमें हमारा मैनेज हो जाएगा ना, पीयूसी वाला। आप सब लोग जो ओके लाइफ केयर कर रहे थे नो वेरी वेल की पीयूसी उसको दिलाकर उसको 4% एडिशनल कमीशन दिला दिया जाएगा। आज मैं सेट करके आई एक रिटेलर को, और जो मैंने आपको अभी लास्ट परसों आप लोगों को मीटिंग दी थी ना, ऐसा थोड़े वो चीज मैं नहीं कर रही। 3 सलून, 1 पार्लर और 1 परचून वाला हम सेट कर चुके हैं, और जो अभी परचून वाला सेट किया है वो होलसेलर भी है, तो यानी वो और दुकानों पे पहुंचाएगा, उसके जरिए हमारी कई दुकानों पे सामान पहुंच जाएगा। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर 100 रिटेलर सेट हो जाते हैं, एक रिटेलर 10,000 का सामान आपका बेचता है, तो 10 लाख की सेल तो सिर्फ रिटेल शॉप वालों से आ जाएगी। मीन्स हमारा प्लान क्या है? प्रोडक्ट ड्रिवन प्लान है हमारा, प्लान ड्रिवन प्लान नहीं है हमारा, प्रोडक्ट ड्रिवन प्लान है। प्रोडक्ट ड्रिवन प्लान है तो फ्लक्चुएशन इज गोइंग ऑन, पर आपका बिजनेस कभी क्रैश नहीं करेगा, याद रखना। फ्लक्चुएशन इज गोइंग ऑन, बिजनेस है ये। परमात्मा ने भी जब अपनी दुनिया बनाई ना, तो उसमें पतझड़ का एक मौसम डाला उसने मौसमों में, क्योंकि परमात्मा खुद बोलता है जो चीज लगातार बढ़ेगी तो आसमान को पार करेगी। परमात्मा बोलता है जो चीज लगातार बढ़ेगी, रावण को दिया था एक बार कि तू हर जगह जीतेगा, फिर उसे मारने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा। इसलिए हार भी बड़ी जरूरी है, ध्यान रखना। ये हार आपके एक्चुअल में इंसान बनाती है, ये हार आपके अंदर से ईगो निकालती है, ये फ्लक्चुएशन आपको इंसान बनाती है, ये फ्लक्चुएशन आपको मार्केट वैल्यू क्रिएट कराती है। सिर्फ जीतते रहोगे, सिर्फ बढ़ते रहोगे, तो दूसरे रावण और दूसरे कंस बन जाएंगे, और परमात्मा नहीं चाहता कि कोई और रावण और कंस बने। इसे लाइफ में पार्ट देता है, धूप है तो छाएं भी होगी, दिन है तो रात भी होगी, और यकीन मानना रात के बाद दिन भी होगी। दुनिया का ऐसा कोई प्लान नहीं है जो सिर्फ बढ़ेगा, दुनिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो सिर्फ बढ़ेगा, ऊपर नीचे होगा। ये बात गांठ बांध लो। सेल्स इज अप एंड डाउन बट योर सर्विस इज नॉट गोइंग टू डाउन। सर्विस हमेशा लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, और लगातार हम रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लेकर आए, ऑलवेज रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, लगातार रिसर्च, इवन अपनी पैकेजिंग तक पे रिसर्च, अपने पैकेजिंग को लगातार हम बेस्ट करते गए। ये कारण है जिस कारण ओके लाइफ केयर बन पाई। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि ओके लाइफ केयर व्हाई? प्लीज चैट में जवाब दें, यस और नो। अभी तक हमने क्या बात की? इंडस्ट्री में किस किस तरीके की कंपनी चलती है, इंटरनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी के क्या फीचर थे और उनका स्ट्रगलिंग क्यों शुरू हुआ, इंडियन कंपनी के क्या फीचर थे और इनका स्ट्रगलिंग क्यों शुरू हुआ, देन ओके लाइफ केयर क्यों आज मार्केट में रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है, चाहे उसके प्रोडक्ट की टॉक हो चाहे उसके प्लान की टॉक हो। समझ में आ गया? और ओके लाइफ केयर ही बेस्ट क्यों है, ये चीज भी समझ में आ गई। ओके लाइफ केयर ही क्यों बेस्ट है ये भी समझ में आ गया। नाउ चेक योर लीडरशिप स्टेज। अब मैं बात कर रही हूँ लीडरशिप की स्टेज, ध्यान देना। सिर्फ कंपनी के बेस्ट होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कंपनी के बेस्ट होने से सब कुछ होता तो उस कंपनी में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति धन कमाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही कंपनी के अंदर लोग करोड़ भी कमाते हैं, उसी कंपनी के अंदर कोई 1 रुपए भी नहीं कमा पाता, कारण उसकी लीडरशिप की स्टेज होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज द लीडरशिप स्टेज। तो यहाँ पर लीडरशिप की स्टेज को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1,
ये होता है जब आप नए नए आते हो और कंपनी में जुड़ते हो। जैसे मैं, कभी मेरा भी पहला दिन था इस इंडस्ट्री के अंदर, और इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का पहला दिन था। से यस या नो, से यस या नो। बहुत सारे लीडर का पहला स्टेज था। से यस या नो। पहला दिन था आपका, मेरा भी था। और उस समय की अपना वक्त याद करो, बहुत हाई एनर्जी थी आपकी, बड़े मोटिवेटेड थे, किसी की सुनते नहीं थे, कुछ भी बोल देते थे, लेकिन अरे मेरी कंपनी सबसे बेस्ट, लड़ पड़ते थे। हाई एनर्जी एंड मोटिवेशन वाला ये दौर होता है, इसे स्टेज 1 लीडरशिप बोलते हैं। लेकिन इस समय डायरेक्शन की कमी होती है। डायरेक्शन की कमी पता है क्यों होती है? क्योंकि एक्सपीरियंस बड़ा कम होता है, हमें पता ही नहीं होता क्या करना है, कैसे बात शुरू करनी है, कैसे हमें फॉलो अप करना है, कैसे हमें क्लोजिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए ना डायरेक्शन की भी कमी हो जाती है। कोई टीम नहीं होती, कोई पे आउट नहीं होता, सिर्फ मोटिवेशन होता है। और ये महीना लगभग 1 से 3 महीना, यानी 90 दिन का एक पीरियड होता है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। इस स्टेज में आपको क्या करना होता है ये समझो। इस स्टेज में आपको क्या करना होता है ये समझो। इस स्टेज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप पहले दिन आए हुए व्यक्ति को ये मत बोलो अब तुझे जोड़ना है। पहले दिन आए हुए व्यक्ति को मत बोलो अब तुझे ना बताना है इस कंपनी में ना सोनम जी ना इतना बड़ा कर रहे हैं, अखिलेश जी ना इतना बड़ा कर रहे हैं, और ये जो कंपनी है ना ये ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या है? कंज्यूमर एंड रिटेलिंग। यानी सबसे पहले तो वो खुद बेस्ट कंज्यूमर बने। सबसे पहले वो क्या बने? खुद बेस्ट कंज्यूमर बने। और सेकंड, वो रिटेलिंग करे। क्या बने? सबसे पहले वो खुद बेस्ट कंज्यूमर बने, उसके बाद रिटेलिंग अच्छी करे। आपको सिर्फ इस पेज में इस 90 दिन सिर्फ यही काम कराना है। उसको बोलना है भाई 90 दिन तेरा यही काम है। 90 दिन तेरा का क्या काम है? तुम कंज्यूमर बनो, यानी तुम 100%, क्योंकि जब खुद यूजर नहीं बन पाओगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और रिटेलिंग करो, और जितनी भी मीटिंगें होती है मीटिंग को ज्वाइन करो। इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं करना, किसी को ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी, किसी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं बतानी। पहला 90 दिन आपको ये काम करना है। नाउ द नेक्स्ट सेकंड स्टेज ऑफ लीडरशिप। सेकंड स्टेज ऑफ लीडरशिप में क्या होगा? जो पहले 90 दिन उसने काम किया, जिसमें कुछ लोगों को उसने रिटेलिंग की, उसमें से कुछ लोग वो खुद भाप लेगा, समझ लेगा कि इसे मैं टीम में ला सकता हूँ। यानी सेकंड स्टेज पर जाकर ये क्या करेगा? अपनी कुछ टीमें बनाएगा। कारण इन 90 दिन में इसने कुछ मीटिंग अटेंड कर ली होंगी, कुछ अपलाइन काउंसलिंग भी ले ली होंगी, कुछ जूम मीटिंग भी ले ली होंगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर अपने आप को प्रोडक्ट में भी एक्सपर्ट कर लिया होगा। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? इसके साथ 90 दिन बाद क्या होगा? अब इसे लोगों को ज्वाइन कराना भी आ जाएगा, यानी टीम बनानी आ जाएगी, छोटी सी टीम। तो स्मॉल टीम होगी, लेकिन इसके पास चैलेंजेस बहुत होंगे। पता है कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसके पास जो टीम हैंडलिंग कैपेसिटी है ना वो थोड़ी कमजोर होती है। कारण एक्सपीरियंस कम होता है। प्लस छोटे से लेके, मतलब आज एक दिन का आया हुआ व्यक्ति प्लस 90 दिन के बीच में जितने भी आए लोग व्यक्ति हैं, सारे के सारे काम इसे ही देखने पड़ते हैं। इवन नए लोगों की ज्वाइनिंग लगाने से लेकर, उनकी परचेजिंग करने से लेकर, और कई बार डीपी उसी से सामान उठाकर कंज्यूमर के घर, यानी जो नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है उसके घर तक पहुंचाने का काम इसके पास होता है। यानी XYZ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होती है। तो टीम तो छोटी होती है, लेकिन इसके पास चैलेंज बड़े होते हैं। और साथ में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया और वो क्वेश्चन इसने पहली बार सुना है, तो इसके पास हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं 2 लाख प्लान, ओ ये तो गलत प्लान है। कुछ लोग बोलते थे अरे तुम्हारी कंपनी तो खराब है, तो इसे समझ नहीं आता, इसे कैसे हैंडल करूं। राइट? तो बेचारे के पास टीम हैंडलिंग कैपेसिटी दीदी कम होती है, उसमें ये वीक होता है। दीदी साथ में एप्लीकेशन दीदी के साथ। थोड़ा हाँ जी। दीदी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। चैटिंग या थोड़ा सा बंद कर दें प्लीज, क्योंकि करने के बाद भी बाहर जा रहे हैं वापस आ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। आप चैटिंग ब्लॉक आप तो नहीं करते हो? कर रहे हैं, लेकिन वापस से फिर लिस्ट में नाम भी नहीं आ रहा है। वो कई बार ट्राई ब्लॉक लोगों को आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? वापस हो सकता है दूसरे नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे यही लग नहीं, रहा है ऐसा कि कुछ भी नहीं होता। रुको मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं होस्ट बना रही हूँ, करो इसको, ये काम करो। चैट थोड़े ऑफ करना है, किसी एक के चक्कर में आप चैट थोड़े ऑफ करेंगे। आई मेक यू होस्ट, एंड होस्ट के पास ये राइट होता है कि वो ब्लॉक मैंने कर दे, और ब्लॉक करके वो मैंने लाए ना। समझ गए? किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, लेकिन ब्लॉक अब व्यक्ति नहीं आ सकता भाई।
रुको 1 मिनट, सेटिंग जाकर देख लेती हूँ। एक्चुअल में फोन पे ऑन है ना, तो फोन पे बहुत सारी चीजें हो ही नहीं पाती हैं। वेट 2 मिनट। और मीटिंग चलते समय तो ये सारे काम भी नहीं हो पाते। जी जी। खैर एनीवे, तो हम थर्ड स्टेज की लीडरशिप पे बात करते हैं। थर्ड स्टेज की लीडरशिप क्या है? इस स्टेज की लीडरशिप में आई मेक यू होस्ट। तो थर्ड स्टेज की लीडरशिप क्या होगी? थर्ड स्टेज की लीडरशिप आती है, अब यहाँ थोड़ी सी टीम बनने लगती है और पे आउट भी थोड़ा बड़ा बनने लगता है, यानी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। इनके पास बड़ी टीम होती है और बड़े पे आउट होते हैं, ध्यान देना। बड़ी टीम और बड़ी पे आउट के साथ साथ अभी चैलेंज इनके स्मॉल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनकी टीम में सेकंड स्टेज वाले लीडर आ चुके होते हैं। जब थर्ड स्टेज में आप जाएंगे ना, तो आपकी टीम में सेकंड स्टेज के लीडर आ चुके होंगे। और सेकंड स्टेज में जब कोई लीडर जाता है तो उसके पास फर्स्ट स्टेज के लीडर आ चुके होते हैं, राइट? तो थर्ड स्टेज की लीडरशिप के पास टीम तो बड़ी होगी, पे आउट भी बड़ा होगा और चैलेंजेस छोटे हो जाएंगे, कारण उसकी टीम में डुप्लीकेटर रेडी हो जाते हैं। और ये लीडर कंपनी का फेस बनना शुरू हो जाता है। यानी जब 50,000, 60,000, लाख आप कमाने लगते हो, तो आप मानो नहीं मानो लेकिन कंपनी आपको जानने लगती है, आपका नाम कंपनी को पता लगने लगता है कि ये कोई लीडर है हमारी टीम में, हमारी कंपनी के अंदर। यानी आप कंपनी के फेस बनने लगते हो। क्योंकि जैसे ही बोला जाए कंपनी में 1 लाख, तो बहुत सारे लोगों को 1 लाख कमाने वाले लोग पता होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इससे नीचे वाले, तो इससे नीचे वालों को बहुत लोग जानता ही नहीं, कौन कितने लोग 10,000, 15,000 कमा रहे हैं। तो ये कंपनी के फेस बन चुके होते हैं। और इस फेज के अंदर, रुको पहले सेकंड स्टेज में और कुछ भी करना है, एक बार चीज बताती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेकंड स्टेज वालों की? सेकंड स्टेज वालों की, ध्यान देना, इस समय स्ट्रगलिंग बहुत होती है, इसलिए आपको लर्निंग बहुत ज्यादा करनी है। सेकंड स्टेज को मैं फिर से सेकंड स्टेज को मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ। आपके पास टीम छोटी होती है, चैलेंजेस बड़े होते हैं। आपके पास टीम छोटी होती है लेकिन चैलेंज बड़े होते हैं। उसका कारण आपके पास टीम हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है, ये कारण होता है। और ये आपको अनुभव से आएगा। साथ में हर एक चैलेंज को आप ही फेस कर रहे हो, हर एक चैलेंज को आप ही सोल्व कर रहे हो। टीम में कोई डुप्लीकेटर रेडी नहीं हुआ, इसलिए वो कई बार चैलेंज बड़ा लगता है। और यही कारण है कि आपको बहुत सारा स्ट्रगल झेलना पड़ता है। यही समय होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा लर्न करना है, सबसे ज्यादा जूम मीटिंग अटेंड करनी है। अखिलेश भाई की मीटिंग को नहीं छोड़ना, सोनम जायसवाल जी की मीटिंग को नहीं छोड़ना, विक्रांत जी की मीटिंग को नहीं छोड़ना। यही टाइम लर्निंग टाइम होता है, लेकिन इसी टाइम में लोग लर्न नहीं करते। बोलते जब मुझे ज्यादा पैसे आएंगे ना तब मैं मीटिंग में जाऊंगा। अरे जब आप ज्यादा मीटिंग में जाओगे तो आपको ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि लर्न करोगे तो अपने स्ट्रगल को फेस कर पाओगे। लर्न नहीं करोगे तो अपने स्ट्रगल में मर जाओगे और आप अपनी टीम का फेस बनने लगते हो। कैसे? जैसे एक एग्जांपल, मेरी टीम में जो जो लोग रेगुलर एक्टिविटी करते हैं ना, वो मेरी नजर में रहेंगे। आपके टीम में भी जो सेकंड फेज के लीडर हैं, आप, अच्छा उस एरिया में ना, फला प्रताप विहार एरिया में ना, ये 2-3 लीडर हैं जो मेरे काम कर रहे हैं। मोस्ट स्ट्रगलिंग लीडर अपनी टीम का फेस बन जाता है। यानी उसका टीम लीडर अगर कोई मीटिंग कर रहा होता है, उस मीटिंग में वो उसको कॉल करता है, भाई तुझे आना है, तुझे होस्टिंग करनी है, तुझे प्रोडक्ट अपनी, वो टीम लीडर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, क्योंकि वो उसके टीम लीडर का फेस बन चुका है, उसकी टीम का। ये पीरियड कई बार 3 से 6 महीना, इवन कई बार 1 साल भी होता है लोगों का। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम? आपने ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करनी है, और मैंने बताया कैसे होम मीटिंग करनी है। आपने बीओपी अपने लेवल पर शुरू करनी है, बीओपी करना और बीओपी में अपनी टीम को लाना, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है और बुक्स का दीवाना बनाना है आपने अपने आप को, क्योंकि ये टाइम है जिसमें आपको मोस्ट लर्निंग करनी है, अपने स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए, अपने चैलेंज को शॉर्ट आउट करने के लिए, अपनी टीम हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी सेकंड स्टेज के अंदर। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द थर्ड स्टेज। और हर लीडर जब इस कंपनी को शुरू करता है, ध्यान देना, लीडर और अचीवर में बहुत अंतर होता है। लीडर और अचीवर में बहुत अंतर होता है। जो जैसी कंपनी में आता है, थोड़ा बहुत काम करने लगता है, हम उसे लीडर बोलने लगते हैं।
लेकिन हर लीडर चाहता है कि वो अचीवर बने। क्या ये सही है? चैट में जवाब दो। आप लीडर बनना चाहते हैं या अचीवर? लीडर वो भी हो सकता है जिसे पे आउट नहीं आता, अचीवर वो होता है जिसको पे आउट आता है। आप क्या बनना चाहते हैं? लीडर की अचीवर? 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 हर अचीवर, ध्यान देना, लीडर होता है। हर अचीवर लीडर होता है ऑलरेडी। बट आप क्या बनना चाहते हैं, लीडर या अचीवर? आई थिंक अचीवर। मैक्सिमम लोग अचीवर बनना चाहते हैं। अचीवर बनने का मतलब आप तीसरी स्टेज पर जरूर पहुंचे। तो हर लीडर को चाहना, उसको ये अथाह प्रयास करना है, कोशिश करना है कि वो थर्ड स्टेज का लीडर बने। थर्ड स्टेज के लीडर में क्या होता है, बड़ी टीम होती है, बड़ा पे आउट होता है, चैलेंज छोटे हो जाते हैं, लेकिन कारण नीचे के चैलेंज झेलने के लिए बहुत सारे लीडर्स की टीम में डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। और ये लीडर कंपनी का फेस बन चुका होता है, क्योंकि 50,000, लाख, 70, 1.5 लाख कमाने लगता है कंपनी के अंदर। टीचिंग और ट्रेनिंग इसको करनी आ जाती है, कारण सेकंड स्टेज में, क्योंकि ये बीओपी और होम मीटिंग करता था, जो लीडर अपने सेकंड फेज में बीओपी और होम मीटिंग अपने लेवल पर नहीं करेगा, आई कैन अश्योर यू, तीसरे स्टेज पे जाएगा ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लीडर होते हैं जिन्हें 2 साल हो जाते हैं, वो 2 साल बाद भी थर्ड स्टेज में नहीं आ पाते। कारण जब सेकंड फेज चल रहा होता है, वो सेकंड फेज इतना लंबा चल जाता है उनका, क्योंकि सेकंड फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते वो। सेकंड फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होम मीटिंग करना अपने लेवल पर, बीओपी करना अपने लेवल पर, बहुत सारी बुक पढ़ना, हर मीटिंग सेमिनार के अंदर जाना, स्ट्रगल को फेस करना, आपके चैलेंजेस को फेस करना। हर चैलेंज में अपनी अपलाइन को घसीट देता है, अपलाइन तुम हेल्प करो, अपलाइन। आपका चैलेंज आया, उस सवाल को अपनी अपलाइन तक पहुंचाओ, अपनी अपलाइन से पूछो इसका जवाब क्या होगा, फिर उस जवाब को नीचे दो। यानी यू आर अ मीडिएटर, यू आर अ कनेक्टिंग पॉइंटर विद योर डाउनलाइन एंड अपलाइन। अपनी अपलाइन से सीखो कैसे, नीचे डाउनलाइन को बताओ ऐसे। जब आप ये करते हो तो जाकर सेकंड फेज से थर्ड स्टेज पर जाते हो। लेकिन लोग सेकंड फेज पर ये करना ही नहीं चाहते। अगर स्ट्रगल करोगे नहीं को तो बढ़ोगे कैसे? एक व्यक्ति ने एक अंडा लेकर आया, मुर्गी का अंडा था, और मुर्गी के अंडे में जब चूजा बनना था, उसे दिखा चूजा थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने चूजे को, वो अंडे को हाथ से ही तोड़ा और चूजे को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो चूजा कभी भी ना सरवाइव नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि जब वो अंडे को तोड़ता है ना, खुद अंदर अपने लेवल पर, उस स्ट्रगल को जब वो फेस करता है ना, उस चैलेंज को जब वो फेस कर रहा होता है ना, तो उस समय उसके थोड़े हाथ पैर स्ट्रांग होते हैं। लगातार प्रयास, लगातार कोशिश, लगातार तोड़ने की कोशिश, लगातार अंडे से बाहर निकलने की कोशिश उसे स्ट्रांग बनाती है। और जब वो खुद तोड़कर बाहर निकलता है तो उस इन्वायरमेंट को वो फेस कर पाता है। तो सेम ऐसे लीडर फेज का जो सेकंड फेज है, वो स्ट्रगलिंग फेज है। उस स्ट्रगल फेज को अपने लीडर को आपको फेस करने देना है। उसको फेस कर कर जब थर्ड स्टेज में जाएगा, वो लीडर कंपनी का फेस बन जाएगा। ध्यान देना। टीचिंग और ट्रेनिंग देनी आती होगी उसे स्टेज संभालना आता होगा, उसे स्टेज पे बोलना आता होगा। ऐसा उसे मीटिंग करनी नहीं आती होगी। आप देखो कई बार 2 लाख के प्लान में ऐसा हो जाता है, एक लीडर अच्छा लेफ्ट आ गया, एक लीडर अच्छा राइट आ गया, और बंदे को स्टेज पे भी बोलना नहीं आता। कारण शायद उन्होंने फेज 2 को पार नहीं किया। बट हाँ, दैट्स कॉल गुड लक, दैट्स कॉल कि अच्छा भाग्य। तो इससे आपको किसी से चिढ़ना नहीं है। उसने अच्छा भाग्य, अच्छा नसीब बनाया उसने, आपको उसमें चिढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रगल करने के बाद भी कई बार 2 लाख नहीं बनती, कारण कहीं तो कमी हो रही है। और किसी की बन जाती है तो वो उसका भाग्य, उसका कर्म, उसने अच्छे कर्म, अपना भाग्य बनाया था। उसको, आपको ऐसा परेशान नहीं होना, ऐसे लोगों से चिढ़ना नहीं है, खुश होना है कि यार देखो ऐसा भी होता है, और इन्हें एग्जाम्पल बना देना है कि कई बार ऐसा भी होता है, मैजिक। ओके, तो टीचिंग ट्रेनिंग देनी आनी चाहिए। और ये फेस बनने में आपको 3 से 6 महीने से लेके 3 साल लग जाते हैं किसी कंपनी का फेस बनने में। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कंपनी के फेस हैं। चाहे मैं ब्रिजेश द्विवेदी जी की बात करूं, चाहे मैं कृष्णा विवेक भैया की बात करूं, चाहे मैं हमारे अभय भैया की बात करूं, अगर इसमें दीपा प्रतीक मैं नहीं देख पा रही हूँ, है ना, दीपा प्रतीक जी हो, उनकी बात करूं, अगर मैं बात करूं, हमारे बहुत सारे लीडर हैं, मुझे माफी देना क्योंकि मैंने अपना वो खोला हुआ है तो मैं आपके नाम नहीं पढ़ पा रही। ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर जो इस समय कंपनी के फेस बन चुके हैं, यानी कंपनी लेवल पर उनके नाम को
जाना जाता है, श्रीकांत सैनी जी मैनेजमेंट लेवल पर उनका नाम जाना जाता है, MM खान भाई मैनेजमेंट लेवल पर उनका नाम जाना जाता है। दे आर द थर्ड स्टेज ऑफ लीडरशिप। ओके, आप थर्ड स्टेज से अगर आपको फोर्थ स्टेज पे जाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समझो। होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है इस थर्ड स्टेज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली। नंबर ऑफ बीओपी आपकी बढ़ चुकी होनी चाहिए। ध्यान देना, सेकंड स्टेज पे आप बीओपी अपने एरिया की कर रहे होंगे क्योंकि आप एरिया लीडर हो, बट थर्ड स्टेज में आपकी टीम में कई एरिया लीडर है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां का एरिया लीडर बीओपी कर रहा है कि नहीं, कितनी होम मीटिंग करता है वो। अब आपकी यहाँ नेक्स्ट ड्यूटी बढ़ेगी सक्सेस सेमिनार बढ़ाने की। सक्सेस सेमिनार हर 3 महीने 2 महीने में हम एक सक्सेस सेमिनार करें, यानी उस एरिया में जितने लोगों ने एक क्वालिफिकेशन किया उनका रिकग्निशन करें एंड टीम का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। वही सक्सेस सेमिनार का पार्ट आता है, रेजिडेंशियल ट्रिप होती है, ये सब आ जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड स्टेज के लीडर को निभानी है। जो लीडर इस थर्ड स्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितनी जल्दी निभाएगा वो इस लीडर फोर्थ स्टेज की लीडरशिप पे चला जाएगा और इस लीडरशिप को बोलते हैं गोल्डन स्टेज। और दुनिया का हर एक लीडर इस स्टेज पे जाने की कामना करता है। दुनिया का हर लीडर इस स्टेज पे पहुंचने की भगवान से प्रेयर करता है, बिकॉज इस स्टेज पे बिल्कुल भी स्ट्रगल खत्म हो जाता है, कोई स्ट्रगल नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बढ़ जाती है। अपने टीम में एरिया लीडर बनाने की, अपनी टीम में कंपनी फेस लीडर्स बनाने की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। स्ट्रगल बिल्कुल नहीं होता लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज मैं मीटिंग करती हूँ तो मेरे स्ट्रगल के कारण नहीं, आज मैं मीटिंग करती हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। आज मैं ये जो जूम मीटिंग कर रही हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, मेरे स्ट्रगल के कारण नहीं कर रही। आज मैं अगर कहीं पर, जब हमने कल विक्रांत जी की जो फ्री सेशन कराया, आज मैं वो करती हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, नॉट इट्स माई स्ट्रगल। आज अगर मैं कोई रेजिडेंशियल ट्रिप ऑफर निकालती हूँ अपनी टीम के अंदर तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माई स्ट्रगल। तो बिकम अ इंडस्ट्री फेस। और अब यहाँ पर पता है, आप कंपनी के फेस भी नहीं रहते, आप इंडस्ट्री के फेस बन जाते हो। आप देखना, हर कंपनी के टॉप लीडरशिप को आप जानते हो, नाम जानते हो, कारण क्योंकि वो इंडस्ट्री का फेस बन चुके हैं, अपनी कंपनी का फेस नहीं है। किसी भी कंपनी में अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग उसे ना जानते हो, लेकिन उसी कंपनी में जो टॉप लीडरशिप होती है, टॉप 5 अर्नर होते हैं, उन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, कारण इंडस्ट्री का फेस बन चुके हैं, इंडस्ट्री के लीडर बन चुके हैं। और इस फेज में जाने में भाई कम से कम 3 साल लगता है, इससे कहीं ज्यादा ही लगेंगे, इससे कम नहीं लगेगा। मुझे इस फेज जाने में कम 10 साल लग गए भाई। देखो मैं कितनी स्लो प्रोसेस वाली लड़की हूँ, तो मेरे जैसे लोग भी जा सकते हैं। तो सोचो, आप तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, आज ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं। मुझे तो इस फेज में जाने में 10 साल लग गए, मिनिमम 3 साल लगता है। अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, अगर आप सच में मेरे से ज्यादा काम करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर 3 साल से 10 साल के बीच में ही चले जाएंगे, यानी हो सकता है चौथे साल 5वें साल में आप पहुंच जाए। मुझे तो 10 साल लगे बाबा इस यहाँ तक पहुंचने में, बट थैंक गॉड यहाँ पहुंच गए। 10 साल में भी पहुंचे, देर आए दुरुस्त आए, गड़बड़ थोड़े है, आए तो सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट लीडर क्रिएशन एंड देयर ग्रोथ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अलग अलग एरिया में अलग अलग लीडर क्रिएट करके वहां उन्हें हाईलाइट करके, इसलिए मैंने शंखनाद सेशन शुरू किया था, आप सब लोगों को याद होगा। और मैंने अपने टॉप लीडरशिप से बात भी किया था कि मुझे आप लोगों को फेस बनाना है, मुझे दिखाना है हमारी टीमों में कैसे कैसी लीडरशिप है, मुझे दिखाना है हमारी टीम में कितनी शानदार लीडरशिप है। और वो विदाउट आप लोगों के रिकग्निशन, विदाउट आप लोगों का स्टेज पे वो है ना सेलिब्रेशन नहीं बनेगा। और शायद हम उसमें कामयाब भी हुए, हम बहुत सारे फेस को मार्केट में हाईलाइट कर पाए कि ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, ये भी लीडर है। रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम, यस हम निकालने लगे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। बहुत सारे लोग अब हमारी टीम में भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम निकाल रहे हैं, जैसे हमारे मनोज भाई रेजिडेंशियल प्रोग्राम निकालते हैं, दे आर ही इज इंडस्ट्री फेस राइट नाउ। हमारे दिनेश भैया रेजिडेंशियल प्रोग्राम अपने खुद के निकालते हैं और तीसरी चौथी निकालने लगे हैं, ही इज इंडस्ट्री फेस राइट नाउ। रेजिडेंशियल प्रोग्राम हमारे अजय शर्मा भैया निकालते हैं, हमारे आदित्य भाई निकालते हैं, अभी अभी रिसेंट में दीपा प्रतीक जी ने भी अपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है फोर्थ स्टेज लीडरशिप पे जाने के लिए। जैसे 3-4 रेजिडेंशियल ट्रिप लगा दोगे, आप स्टेज कंपनी के फेस तो हो, लेकिन आप इंडस्ट्री के फेस बनने लगोगे, दैट्स कॉल्ड द गोल्डन स्टेज। नाउ द क्वेश्चन इज फाइन, वेयर आर यू? चैट पे जवाब दो, कौन फर्स्ट स्टेज पर है, कौन सेकंड स्टेज पर है, कौन थर्ड स्टेज पर है, कौन फोर्थ स्टेज पे।
अपने आप को बताओ, वेयर आर यू, अपने आप को बताओ। या यस अमर भैया, या बोलने में कोई घबराहट नहीं। और फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई मैंने सेकंड स्टेज पर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे ही आप निभाने लगोगे, आप ऑटोमेटिकली थर्ड फेज की तरफ जाने लगोगे। मैंने हमेशा हमारी मीटिंगों के अंदर बोला है, मैंने ये बात बिल्कुल सच है कि लीडर ही कमाता है। और अच्छी बात यह है कि अभिमन्यु की तरह लीडर पैदा नहीं होता, लीडर बनता है। मुझे 10 साल लग गए भाई फोर्थ स्टेज की लीडरशिप पे जाने में, 10 ईयर्स। किसे 5 साल लगे। हमारे आदित्य भाई को फोर्थ स्टेज की लीडरशिप पे जाने में महज 5 साल लगे हैं। 5 साल वो इंडस्ट्री का फोर्थ स्टेज का लीडर बन गया। हमारे दिनेश भैया को सिर्फ 4 साल, 3 साल उन्होंने इंटरनेशनल में काम किया, 4 साल, यस 5वें साल में वो इंडस्ट्री के फेस लीडर बन गए। माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा कि 10 साल ही लगेंगे। भाई मैं स्लो थी, सोनम स्लो थी, हर कोई थोड़े स्लो होता है। तो मेरे जैसा स्लो व्यक्ति भी फोर्थ स्टेज की लीडरशिप पे आ गया। बहुत बुद्धि थी मैं, गाय थी मैं, जो जैसे चला देता, जैसे हाँक देता, वैसे मैं मान लेती थी बात, बहुत सीधी। अभी भी टेढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी भी सीधी हूँ, लेकिन अभी सही गलत को पहचानने लगी हूँ। मेरे को कोई बोलता था ना ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करना है, मैं वैसे ही करने लगती थी, सही गलत नहीं समझती थी। मुझे लगता था सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, सही बता रहा होगा, इसे करना चाहिए। अभी सही गलत को समझने लगी, इतने सारे जब मार्केट के धक्के खाए, लॉसेस झेले, राइट, तो पता लगने लगा हर कोई सीधे, मतलब लोग ना मार्केट में फिरकी बहुत लेते हैं, लोग आपको यूज बहुत करते हैं, तो समझ में आने लगा। तो ठीक है, वो 10 ईयर यार, लेकिन बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, जिनकी फिरकी लेना आसान नहीं होता, जिन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता। अगर आप मेरे जैसे भी बहुत सीधे हैं ना, तो भी चिंता मत करो, मैंने जो जो काम बोले बस वो काम करना। आप गोल्डन स्टेज पे 100% जाओगे, और आपको इस इंडस्ट्री में गोल्डन स्टेज पे ही जाने के लिए काम करना है। थर्ड स्टेज पे जाने पर लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और गोल्डन स्टेज पे जाने के लिए लाइफ अच्छी तो है, लेकिन लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ओके, तो आपने अपना चेक कर लिया आप कहाँ पर है, और अब आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान रखना। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मैं आप सब लोगों को भेज दूंगी। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी के स्टेज क्या होते हैं, कंपनी की स्टेजेस को समझते हैं। अब लीडरशिप की स्टेज समझ में आ गई कि आप फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड स्टेज में हो, कि थर्ड स्टेज में, कि फोर्थ। इस मीटिंग को अटेंड करने वाले मैक्सिमम लोग थर्ड या फोर्थ स्टेज में नहीं है, मैक्सिमम लोग फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैरी ऑन योर बिजनेस, जस्ट कैरी ऑन योर वर्क एथिक्स। आप एक बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर है, सिर्फ आपको थोड़ा सा वक्त देना है, और उस फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फेज में चले जाओगे। कंपनी के स्टेज को भी समझना है, ध्यान देना। कंपनी की भी 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज में पहली स्टेज होती है डेवलपिंग फेज। ध्यान देना, ये फेज में कंपनी बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत स्ट्रगल, मतलब बहुत स्ट्रगल। यहाँ पर सर्विस चैलेंज होंगे, प्रोडक्ट चैलेंज होंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, इन कंपनियों में कोई अचीवर नहीं होगा, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। जब आप लोगों को प्लान बताओगे तो लोग बोलेंगे कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी भाग जाएगी, तुम्हारी कंपनी को पहले 2 साल चला तो लो। ये सब फेस करना पड़ता है इस कंपनी को, यहाँ बहुत स्ट्रगल है। और इसीलिए ये कंपनियां, ध्यान देना, फेज 1 के लीडरशिप को तो बिल्कुल नहीं उठा पाती, फेज 2 के लीडरशिप को तो बिल्कुल नहीं उठा पाती। फेज 1 और फेज 2 के लीडर तो मर जाते हैं इन कंपनियों में। क्यों? कारण एक तो कंपनी का स्ट्रगल, ऊपर से भाई साहब लीडर का भी स्ट्रगल, बेचारे मरेंगे ही ना, इतना स्ट्रगल कोई कैसे झेलेगा। तो यहाँ 99% चांस होते हैं डेथ के, इस कंपनियों के भी और ऐसी कंपनियों में काम करने वाले लोग के भी। और ये कंपनियों का लगभग 3 साल का फेस होता है। ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कंपनियों को, बहुत स्ट्रगल। किसी भी कंपनी को आप उठाओ, उस जो आज कंपनी 14 साल 15 साल 20 साल चल गई है, पहले 3 साल देखो, 3 साल की लीडरशिप आपको दिखेगी नहीं। बहुत ही कम कंपनियां होंगी जिनके अंदर 3 साल के अंदर की लीडरशिप आपको दिखेगी। कारण इतना स्ट्रगल होता है कंपनी के अंदर, फिर लीडर भी स्ट्रगल कर रहा होता है, तो 99% चांस होती है डेथ का। तो ये पहले 2-3 साल की लीडरशिप तो उन कंपनी में से गायब ही हो जाते हैं। फिर जो उन कंपनी में चमकता है, वो कौन पता है चमकता है? ध्यान देना, सेकंड स्टेज का लीडर, जो उस कंपनी में सेकंड स्टेज में आता है।
इस स्टेज में जो कंपनी का चैलेंज है वो थोड़ा कम हो जाता है, प्रोडक्ट की रेंज बास्केट बड़ी हो जाती है, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग अच्छे हो जाते हैं, प्लस तीसरे साल के बाद इन कंपनियों में दिखाने के लिए अचीवर भी हो जाते हैं। साथ में ये कंपनियां अचीवर बनाने की मशीन भी बन जाती है, यानी कंपनियों में लगातार अचीवर बनने भी लगते हैं। कारण पहले वाले जो लीडर जो कुछ अचीवर बने ना, वो अपनी टीम में डुप्लीकेट करने शुरू कर देते हैं, डुप्लीकेटर आ जाते हैं, लीडर के अंदर लीडर डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, लीडर के अंदर लीडर डुप्लीकेसी हो जाती है। कंपनी तो लीडर डेवलप करती है, वो लीडर अपनी ट्रेनिंग लगानी शुरू कर देते हैं, वो लीडर अपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम लगाने शुरू करते हैं। जैसे ओके लाइफ केयर समझ लीजिए, अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपनी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग लगाती थी, अभी हम लीडर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग लगाने लगे हैं। तो मोस्ट अचीवर मेकिंग कंपनियां बन जाती हैं, और ये कंपनियों का जो फेज चलता है ना 10 से 15 साल तक चलता है। कितने साल तक? कोई भी कंपनी आप उठा लो, उसमें जो मोस्ट अचीवर पैदा होंगे ना वो 3 साल के बाद और लगभग 15 साल तक, 10 से 15 साल तक उन कंपनियों में एक के बाद एक अचीवर, एक के बाद एक अचीवर, एक के बाद एक अचीवर आते हैं। ये सेकंड स्टेज होती है कंपनियों की। द थर्ड स्टेज, इसे बोलते हैं स्टेबल फेज या सैचुरेशन फेज भी बोल सकते हैं। जिन कंपनियों को 15-16 साल हो जाते हैं चले हुए, अभी वो ना स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। ग्रोथ होती है लेकिन बड़ी माइनर ग्रोथ होती है, स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच जाएंगे वो लोग। अपने आप को सिर्फ ये मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस फेज हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज बड़ी प्लस है, ये थर्ड फेज की कंपनियां लीडर बनाने की मशीन होती हैं, मोर लीडर मेकिंग मशीन। लीडर बनते हैं, ध्यान देना, अचीवर नहीं बनते, लीडर बनते हैं इन कंपनियों में। इन कंपनियों में लोग सीखते हैं, कारण एक सिस्टम बन चुका होता है, एक एजुकेशन का सिस्टम बन चुका होता है। लीडर अपनी टीमों में, यानी कंपनी का सिस्टम के साथ साथ लीडर अपनी टीमों में सिस्टम बना चुके होते हैं। तो यहाँ पर एक मेंटेनेंस वाला फेज चल रहा होता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट फाइंड ओके लाइफ केयर कौन से स्टेज में है? प्लीज बताएं, ओके लाइफ केयर किस स्टेज की कंपनी है? चैट में जवाब दें, कहां चले गए आप लोग? कंपनियों के मैंने 3 फेज बताए, याद है? द फर्स्ट स्टेज जहां पर कंपनी डेवलपिंग फेज में होती है, यहाँ पर 99% चांस होते हैं डेथ होने के। ये फेज लगभग कंपनियों का 3 साल तक चलता है। यहाँ सर्विस का चैलेंज होता है, प्रोडक्ट का चैलेंज होता है, अचीवर का चैलेंज होता है, अचीवर नहीं होते, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, बहुत स्ट्रगल होता है। सेकंड फेज होता है, यहाँ पर कंपनी अपने कुछ अचीवर पैदा कर चुकी होती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर चुकी होती है, चैलेंज अपने छोटे कर चुकी होती है, सर्विस बहुत अच्छी हो चुकी होती है, अचीवर अपनी टीमों में भी मीटिंग करने लगते हैं, और बहुत सारे अचीवर बनाती है ये कंपनी। यहाँ पे बहुत अचीवर बनते हैं, और ये फेज कंपनियों का 10 से 15 साल तक चलता है। द थर्ड फेज इज, यहाँ से फेज प्लस है, वो प्लस क्या है कि ये कंपनियां लीडर बनाती है, अचीवर नहीं बनाती। तो इन कंपनियों की लीडरशिप निकल निकल के कुछ अच्छी कंपनियां में जो जो ग्रोइंग फेज यानी सेकंड फेज की कंपनियां उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Yes, we are in a growth phase. That is the proud moment कि you are right now in a best company, in a best phase. सिर्फ बेस्ट कंपनी में नहीं जुड़ना है, उस कंपनी के बेस्ट फेज में जुड़ना है। एंड द बेस्ट फेज बिकॉज हम सब लोग लीडर के साथ साथ अचीवर बनने आए हैं, सिर्फ लीडर बनने नहीं है। अगर लीडर के साथ आप अचीवर बनने आए तो आपको सेकंड फेज ऑफ कंपनी में जुड़ना चाहिए। एंड सेकंड फेज ऑफ कंपनी राइट नाउ इज ओके लाइफ केयर। दैट इज द प्राउड मोमेंट। नाउ द लास्ट 2 स्लाइड ओनली। अब आपको समझ में आ गया कि लीडर के फेज क्या क्या होता है, और आपने समझ लिया कि आप किस फेज के लीडर हो। सेकंड, कंपनियों के क्या क्या फेज होते हैं, और आप किस फेज के अंदर कौन सी कंपनी को आपने ज्वाइन करना है, और किस फेज में आप अचीवर बन सकते हो, आपको ये भी पता लग गया। अब करना क्या है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस बिजनेस इज डिपेंड ऑन यू या टीम? चैट में जवाब दो। दिस बिजनेस इज डिपेंड ऑन यू एंड टीम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस पे टिका हुआ है, यू पर या टीम पर? यू या वी, 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 यू या वी। या बहुत सारे लीडर कंफ्यूज है, और मेरे को भी पता था बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था यू या वी, यू या वी। अब द सेकंड थिंग, प्लीज स्टॉप द चैट। अब मैं समझाना चाहूंगी क्या, बहुत सारे यू मिलकर वी बनते हैं। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, उसको समझिए। स्टॉप द चैट प्लीज। बहुत सारे यू मिलकर वी बनते हैं, क्या ये सही है?
बहुत सारे यू मिलकर वी बनते हैं, तभी तो वी हुआ ना। बहुत सारे यू मिलेंगे तो वी बन जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यू को करेक्ट करना है, वी अपने आप करेक्ट हो जाएगा। आप दुनिया नहीं बदल सकते। आपने सुना होगा ये कहावत को कि हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा अगर सभी लोग अपने आप को करेक्ट कर ले तो दुनिया करेक्ट हो जाएगी। सेम ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई बार हम समझते हैं टीम का बिजनेस है। नो, ये यू का बिजनेस है। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, आपकी टीम अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी शुरू हो जाएगी। इफ यू बिल्ड अ बेटर यू बिल्ड अ बेटर वी। अगर आप बेटर यू बिल्ड नहीं कर सकते तो आप बेटर वी कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिरर है, ये एक मिरर है। यहाँ पर जैसा आप करते हो वैसा टीम करने लगती है अपने आप। मैंने जब वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने शुरू किए, आई एम ब्लेस्ड, मेरी टीम में आदित्य कौल भाई ने इसे डुप्लीकेट किया, मेरी टीम में इसे मनोज परिहार भाई ने डुप्लीकेट किया, मेरी टीम में इसको दिनेश भैया ने डुप्लीकेट किया। एंड गॉड नोस कि किसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। दे आर दी लीडर जिनका बिजनेस लगातार ग्रोथ कर रहा है। बिकॉज इन्होंने देखा सोनम दीदी क्या कर रही है, इन्होंने तुरंत जो है ओडीटीपी अलग अलग नाम से, जैसे अजय सर ने एमओएलसी करना शुरू, वन डे ट्रेनिंग शुरू कर दी अलग अलग नामों से लोगों ने। मैंने एक इनिशिएटिव लिया, वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे टीम के साथ, टीमों में डुप्लीकेट हो गया। जिन अपने यू को बिल्ड करा वो देखो बिजनेस बड़ा कर गए। नाउ फोकस ऑन यू फर्स्ट। एंड हु इज यू? जो कंज्यूमर और प्रमोटर बनाए, यानी खुद सबसे पहले बेस्ट कंज्यूमर बने और एक अच्छा प्रमोटर बने, साथ में अपने फेस को समझते हुए फेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जो लीडर के फेस थे ना चार, उन चारों फेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे काम करना है। नाउ द नेक्स्ट, बेसिक प्रमोशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबसे बेसिक है, मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है, कंज्यूमर बनना है और प्रमोशन करना है। तो सबसे पहला प्रमोशन क्या है, और इस प्रमोशन को आपने सबसे पहले खुद एनालाइज करना है। फर्स्ट अपने प्रोडक्ट लिस्ट को एनालाइज करो, चेक करो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। इनमें से कितने प्रोडक्ट रिटेल शॉप, जो जनरल स्टोर होते हैं, जो प्रोविजन स्टोर होते हैं, जो ग्रोसरी शॉप होते हैं, उन पे पहुंचाए जा सकते हैं। कितने प्रोडक्ट सलून पे पहुंचाए जा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट पार्लर पे पहुंचाए जा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट डेंटिस्ट। अपनी कैटेगरीज बनाओ, अपनी टीम में से डुप्लीकेट कर दो। अपनी लिस्ट को जब एनालाइज करोगे तभी तो ऐसा होगा। प्रोडक्ट डिस्प्ले कॉर्नर आपके घर में होना बहुत जरूरी है। लिस्ट बिल्डिंग इनवाइट करना आना चाहिए। बिजनेस प्लान आपको करना आना चाहिए। बहुत सारे लीडर तो कभी बिजनेस प्लान देना ही नहीं चाहते, ऑलवेज वो थर्ड पार्टी ढूंढते, कोई भी और प्लान कर ले, डाउनलाइन प्लान कर दे, अपलाइन प्लान कर दे, अपन बैठे रहे। कभी नहीं होगा, आउट हो जाएंगे वो लोग इंडस्ट्री से। हम मीटिंग करनी आनी चाहिए, फॉलो अप करना आना चाहिए, और इस चीज को अपनी टीम में डुप्लीकेट करना चाहिए। ये प्रमोशन करना है आप लोगों ने। फॉलो द कंपनी सिस्टम। मैंने कई बार बोला है, कंपनी को समर्पित कर दो अपने आप को, जो कंपनी कर रही है दैट इज ओके, और यही चीज आपको चलाएगी। मन मुटाव खट पटाव करके आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और मैं एक चीज बता रही हूँ, दुनिया में नो वन इज परफेक्ट। आप परफेक्ट हो गए तो भगवान बन जाओगे, और कोई परफेक्ट नहीं है। ये धरती पर आकर कोई परफेक्ट नहीं होगा, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी नहीं थी। आप कमी ढूंढने वाला नहीं, आप क्वालिटी ढूंढने वाला बनिए। फॉलो दी कंपनी सिस्टम। और अगर आपको अपनी कंपनी पर ही बिलीव नहीं होगा, अपनी कंपनी के डिसीजन पे बिलीव नहीं होगा, नो वन कैन हेल्प यू। एक थॉट आपकी हेल्प कर सकती है, और वो थॉट क्या है, या तो मुझे ओके लाइफ केयर में जुड़ना नहीं था, और अगर मैं जुड़ गया तो मुझे पूर्णतः समर्पण करना होगा, और ये बिलीव करना होगा कि ओके लाइफ केयर जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल बेस्ट कर रही है। और अगर आप इस विश्वास को डेवलप नहीं कर पाओगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। कहते हैं जिंदगी में ग्रोथ वो करता है जो विश्वास करता है। जिंदगी में परिवार वो चला पाता है जो अपने परिवार पे विश्वास कर पाता है। उन लोगों की शादियां ज्यादा चलती है जो अपने स्पाउस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। ये तो छोटी छोटी बातों पे भी फॉलो होता है। और जिस कंपनी ने रैंक के खिलाफ बात की, जिस कंपनी ने बल्क परचेज के खिलाफ बात की, जिस कंपनी ने आपके आपके प्राइस वॉर के खिलाफ बात की, जिस कंपनी ने हेलीकॉप्टर एंट्री के खिलाफ बात की, उस कंपनी के इंटेंशन पर अगर आपको आज भी डाउट जाए ना, सॉरी भाई, सच में बड़ा नहीं हो पाएगा फिर आपका। आपको इंटेंशन पर अब बिलीव करना पड़ेगा, और इसी से आप अपना व्यापार चला पाओगे। रेलगाड़ी में हम बैठते हैं, कितने हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, दोबारा बैठते हैं, इंटेंशन पे बिलीव करते हैं, ड्राइवर हमें सही से पहुंचा देगा।
एरोप्लेन के कई बार हादसे हो जाते हैं, फिर भी जब हम एरोप्लेन पे बैठते हैं तो बिलीव करते हैं, इंटेंशन होता है, विश्वास होता है, तब भी जाके बैठ पाते हो। अगर ये बिलीव वाला इंटेंशन नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट वाला इंटेंशन बिल्ड नहीं कर पाओगे, मैं बोल रही हूँ आप कहीं पे भी काम नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कभी आप हैप्पी ही नहीं रह पाओगे। और इंडस्ट्री के कार्डिनल रूल फॉलो करो। मैं कार्डिनल रूल की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, और अगर नहीं है कार्डिनल रूल पता तो अपने लीडर से कार्डिनल रूल की ट्रेनिंग लो। इंडस्ट्री के कार्डिनल रूल होते हैं कुछ। ओके, लास्ट कंक्लूजन क्या है? लेट्स बिल्ड इट टुगेदर फॉर बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर एंड फैमिली। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों का भी शुक्रिया जो अच्छी अच्छी चैट कर रहे थे, उन लोगों का भी शुक्रिया जो बहुत अच्छी चैट कर रहे थे, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्हें मैंने बोला था कि इस इंडस्ट्री में सफल होने से पहले सही इंसान बनना, सज्जन इंसान बनना जरूरी है। उसके बाद भी उन्होंने अपनी सज्जनता नहीं, महासज्जनता दिखाई। उन लोगों के लिए भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ मीटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस मीटिंग को हम यहीं पर अंत करेंगे। और चैट में जो भी आपके सवाल हैं, उन सवालों को हम सभी लोग अपनी टॉप लीडरशिप से बात करेंगे, और अपनी टॉप लीडरशिप से बात कर कर उन क्वेश्चनों को प्लीज सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, दो तरीके के सवाल होते हैं। पहला सवाल जो सवाल हमारे खुद के दिमाग का होता है, दूसरा सवाल जो आपके विरोधियों द्वारा आपके दिमाग में पैदा किया होता है। अब विरोधियों द्वारा जो सवाल पैदा किया गया, उन सवाल को पूछो कि सर मार्केट से ये सवाल आ रहा है, मुझे इसका क्या जवाब देना है। सीधे आप लाइन से पूछो कि मुझे मार्केट से ये सवाल आ रहे हैं, मुझे इसका क्या जवाब देना है। और दूसरा, सर मेरे दिमाग में भी ये सवाल चल रहा था, इस सवाल का क्या जवाब है, प्लीज बताइए। प्लीज, ये दो सवाल करना गलत बिल्कुल नहीं है। आपके सवाल पूछने का इंटेंशन सही होना चाहिए, और बिल्कुल राइट एटीट्यूड से आप सवाल पूछो। सवाल अपनों से ही तो पूछा जाता है, गैरों से थोड़े सवाल पूछा जाता है। तो सवाल पूछिए, कोई गलती नहीं। पहली बात तो सवाल को सोशल मीडिया पे नहीं पूछा जाता। क्या आपके पास आपके अपलाइन का नंबर नहीं है? आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। क्या मैनेजमेंट आपका कॉल नहीं उठाती? कस्टमर केयर किस लिए बनाया हुआ? उनसे सवाल पूछो। सवाल पूछो, सवाल पूछने में कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन पहले क्लियर करो, दो तरीके के सवाल। पहला, मार्केट से उठा हुआ सवाल है तो क्या जवाब देना, और आपके दिमाग का सवाल है, क्लियर कर दो आपकी अपलाइन को। तो आपकी अपलाइन उसी तरीके से फिर आपको जवाब देगी। ओके, विश यू ऑल दी बेस्ट। आशा करती हूँ मीटिंग आपको बहुत काम आई होगी, और ये मैं आपको ट्रेनिंग जो है दे दूंगी। ये ट्रेनिंग को अपने टीम में डुप्लीकेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच दीदी। मीटिंग एंड आपकी तरफ से होगी भैया। यू आर होस्ट, Yes, प्लीज। yes, 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 yes.